सुपर जीन 2 विकास अध्याय 101 इनमें से कोई भी काम नहीं करता। दोहरी साधना। क्या मैं यही सोच रहा हूँ? लिन शेन के दिमाग में तुरंत कुछ ऐसे दृश्य उभर आए जो बच्चों के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। बाई शेनफेई ने लिन शेन को ठंडे अंदाज में देखा। अगर तुम ऐसे गंदे विचार सोचते रहोगे तो मैं इसे काट डालूंगा। तुमने ही इसे उठाया था, तुम मुझे कैसे दोष दे सकते हो? लिन शेन ने अपने होंठ सिकुड़ते हुए जवाब दिया। उसे लगा कि बाई शेनफेई स्पष्ट रूप से दोहरे मापदंड अपना रही थी। दोहरी साधना का मतलब मन और शरीर का दोहरा उदात्तीकरण है, न कि वे गंदे विचार जिनके बारे में तुम सोच रहे हो, बाई शेनफेई ने कहा। क्या तुम्हें यकीन है कि यह एक ही चीज़ नहीं है? लिन शेन ने अजीब भाव से पूछा। यह नहीं है, बाई शेनफेई ने दृढ़ता से उत्तर दिया। तो इसका क्या मतलब है? लिन शेन को लगा कि बाई शेनफेई के स्पष्टीकरण का मतलब मूल रूप से वही था जिसके बारे में वह सोच रहा था। उदाहरण के लिए, शारीरिक श्रम करने वालों के शरीर मजबूत होते हैं, जबकि मानसिक श्रम करने वालों की सोच अधिक विस्तृत होती है, लेकिन दोनों में कोई विरोधाभास नहीं है। आप शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की ताकत हासिल कर सकते हैं, बाई शेनफेई ने सोचा और समझाया। अब लिन शेन को वास्तव में समझ में आ गया, उसने वास्तव में गलत समझा था। बाई शेनफेई की दोहरी साधना वह नहीं थी जो उसने सोचा था, बल्कि आत्मा और शरीर की दोहरी साधना थी, जिसे हृदय और शरीर दोनों की साधना के रूप में भी जाना जाता है। लिन शेन को एक शब्द याद आया जिसे उसने पहले पढ़ा था, जिसका नाम था आत्मा और शरीर की दोहरी साधना, जिसका शायद यही मतलब था। अगर मैं इस बार गलत नहीं हूं, तो आपका मतलब है, जब तक कोई व्यक्ति मन और शरीर दोनों की साधना करता है, तब तक वह प्रतिभा सिद्धांत के आरोही स्तर तक पहुंच सकता है ना? तो इसका श्री त्यान द्वारा लोगों को चुनने में आपकी मदद करने से क्या लेना देना है? लिन शेन ने हैरान होकर पूछा। मन और शरीर दोनों की साधना करना मुश्किल नहीं है, लेकिन चुनौती पुरुषों और महिलाओं के बीच अलग अलग शारीरिक संरचना है। महिलाओं में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो पुरुषों में नहीं होते, और पुरुषों में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो महिलाओं में नहीं होते। मन और शरीर दोनों को पूरी तरह से विकसित करना, अकेले करना असंभव है, बाई शेनफेई ने समझाना जारी रखा। इतनी सारी गोलमोल बातों के बाद, क्या ये वही नहीं है जो मैंने शुरू में सोचा था? क्या तुम मेरे साथ खिलवाड़ कर रहे हो? लिन शेन ने मन ही मन व्यंग्य किया। मानो लिन शेन के विचारों को समझते हुए बाई शेनफेई ने आगे कहा, इन गुणों के लिए विपरीत लिंग के दो लोगों की आवश्यकता होती है, जो दोनों प्रतिभा सिद्धांत को विकसित करने में सक्षम हो, ताकि वे प्रतिभा सिद्धांत को विकसित करने से प्राप्त शक्ति का आदान प्रदान कर सकें, ताकि मन और शरीर की दोहरी खेती की सही स्थिति को प्राप्त कर सकें और आरोहण के दौरान अपने जीवन आधार को गढ़ सकें। आप इसका आदान प्रदान कैसे करते हैं? लिन शेन इस प्रश्न में काफ़ी रुचि रखते थे। रक्त का आदान प्रदान। बाई शेनफेई के उत्तर ने लिन शेन को बहुत निराश किया। यह उनके दिमाग में जो था उससे बिल्कुल अलग था। जब बेस म्यूटेशन सक्रिय होता है, तो व्यक्ति के पास मौजूद बेस म्यूटेशन कणों का एक बड़ा हिस्सा रक्त प्रवाह के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है। उस समय रक्त का आदान प्रदान करने से व्यक्ति को दूसरे के बेस म्यूटेशन कणों को प्राप्त करने और इस प्रकार अपनी कमियों को पूरा करने की अनुमति मिलती है। इस प्रक्रिया को दिन प्रतिदिन, वर्ष दर वर्ष दोहराया जाना चाहिए। यह एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है और आरोही बनने के बाद भी इसे जारी रखना चाहिए। एक पुरुष और एक महिला को अक्सर एक साथ रहने और अपने रक्त का आदान प्रदान करने की आवश्यकता होती है। मुझे बताओ, अगर मेरा दूसरा आधा वह नहीं है, तो दुनिया में कौन सा आदमी संदिग्ध नहीं होगा? इसके अलावा, प्रतिभा सिद्धांत की खेती करने में सक्षम लोग लाखों में एक हैं। एक युग में एक ही समय में प्रतिभा सिद्धांत की खेती करने में सक्षम दो लोगों का होना पहले से ही दुर्लभ है, और अगर वे एक पुरुष और एक महिला हैं, तो अगर यह श्री त्यान द्वारा नियति नहीं है, तो क्या है? आपने जो कहा वह समझ में आता है, ये श्री त्यान द्वारा दिया गया भाग्य होना चाहिए। लिन शेन ने सहमति व्यक्त की, यह महसूस करते हुए कि परिस्थितियां थोड़ी कठोर थीं। दुर्भाग्य से, मेरे पास प्रतिभा सिद्धांत को विकसित करने की प्रतिभा नहीं है, इसलिए मैं केवल आपको निराश कर सकता हूं। लिन शेन ने बाई शेनफेई द्वारा उसे प्रतिभा सिद्धांत सौंपे जाने के बारे में सोचा, अंदर से कुछ हद तक आत्मसंतुष्ट महसूस करते हुए। सुंदर होना बस एक दुख है, हर कोई जो देखता है उसे पसंद करता है। यह मेरा अप्रतिरोध्य आकर्षण है। इसमें निराश होने की कोई बात नहीं है। मैंने इसे कई लोगों को दिया है और कोई भी सफल नहीं हुआ है। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि आप इसे विकसित नहीं कर सके। बाई शेनफेई के शब्दों ने तुरंत लिन शेन की आत्माओं को निराश कर दिया। क्या वास्तव में इसके अलावा पूर्ण दोहरी साधना के लिए कोई अन्य विधि नहीं है? क्या कोई व्यक्ति वास्तव में अकेले प्रतिभा सिद्धांत के आरोहण स्तर तक नहीं पहुंच सकता है? लिन शेन ने धैर्य के साथ पूछा। एक और विधि है, लेकिन इसका उपयोग केवल पुरुष ही कर सकते हैं, महिलाएं नहीं। कौन सी विधि इतनी जादुई है? लिन शेन बहुत उत्सुक था। बधियाकरण। एक आदमी में दोनों गुण हो सकते हैं, बिना किसी बदलाव के, और फिर भी उन्हें विकसित करने में सक्षम हो सकता है। बाई शेनफेई के शब्दों ने लिन शेन को ठंडक का एहसास कराया। वह तरीका बहुत अच्छा नहीं है, और इसके अलावा तुम आदमी नहीं हो।
लिन शेन ने जल्दी से विषय बदल दिया। साधना कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें जल्दी की जाए। शायद कुछ दिनों में कोई प्रतिभा सिद्धांत में महारत हासिल कर ले और फिर दोहरी साधना करने में बहुत देर नहीं होगी। कुछ दिन इंतजार करने की जरूरत नहीं है, ये पहले ही हो चुका है, बाई शेनफेई ने शांति से कहा। किसी ने पहले ही प्रतिभा सिद्धांत में महारत हासिल कर ली है। क्या ये कोई आदमी है या औरत? लिन शेन थोड़ा चौंक गया। एक आदमी, ओयांग परिवार के गॉड्स लव बेस से ओयांग यूडू। ओयांग यूडू, 4 शब्द सुनकर लिन शेन हैरान रह गया। उसने वाकई यह नाम पहले भी सुना था। इस युग में डाकबर्ड बेस जैसी जगहें बाहरी दुनिया से जानकारी प्राप्त करने के लिए ज्यादातर रेडियो पर निर्भर रह सकती थीं। लिन शेन अक्सर रेडियो सुनते थे, खास तौर पर फास्ट टॉकिंग स्टोरी टेलिंग नामक कार्यक्रम का आनंद लेते थे, जहां श्री फास्ट टॉक की मजाकिया और विनोदी भाषा और कहानियों को लिन शेन द्वारा बहुत सराहा जाता था। श्री फास्ट टॉक द्वारा बताई गई कहानियां अलग अलग ठिकानों पर विभिन्न घटनाओं के बारे में थीं, और वे पूरी तरह से सच थी या नहीं, लिन शेन को यकीन नहीं था, लेकिन वे सुनने में काफ़ी दिलचस्प थीं। इनमें से कई कहानियां ओयांग यू से संबंधित थीं। एक जन्मजात विलक्षण प्रतिभा, फोटोग्राफिक मेमोरी के साथ, 3 साल की उम्र में साधना करने में सक्षम, 7 साल की उम्र में मार्शल आर्ट में कुशल और 18 साल की उम्र में पेनेन का पुनर्जन्म जैसा दिखता था। 18 अलग अलग प्रकार के हथियारों में भी महारत हासिल करता था, पहाड़ों में बाघों का शिकार करने और समुद्र में कछुओं को पकड़ने में सक्षम था। श्री फास्ट टॉक के शब्दों में ओयांग यूडू एक आदर्श व्यक्ति था। गॉड्स लव बेस के ओयांग परिवार से जन्म से भाग्यशाली, दुनिया में इस परिवार जितना समृद्ध कुछ ही परिवार थे। सुंदर भी। हर बार जब श्री फास्ट टॉक ने ओयांग यूडू की कहानी का उल्लेख किया तो हमेशा एक क्लासिक परिदृश्य होता था जिसमें सुंदर और साधारण दोनों ही महिलाएं पहली नज़र में उसके लिए गिर जाती थीं। शैक्षणिक रूप से प्रतिभाशाली, चाहे वह साहित्य हो या युद्ध कौशल, उसने तुरंत ही उनमें महारत हासिल कर ली, नए तरीकों से ज्ञान को लागू करने की क्षमता के साथ। और उसका चरित्र और भी बेहतर था। गॉड्स लव बेस में हर कोई जो ओयांग यूडू से मिला, उसने उसकी प्रशंसा की, किसी ने कभी उसके खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा था। मूल रूप से वह बेदाग था, दुनिया का एकमात्र अच्छा आदमी था, और जो भी उसके साथ रहता था वह भाग्यशाली होता था। अब जब लिन शेन ने सुना कि उसने प्रतिभा सिद्धांत में महारत हासिल कर ली है, तो ये बहुत आश्चर्यजनक नहीं लगा, जिसका मतलब था कि श्री फास्ट टॉक की कहानियां सभी मनगढ़ंत नहीं थीं। ओयांग यूडू की प्रतिभा वास्तव में असाधारण थी, यहाँ तक कि प्रतिभा सिद्धांत में भी महारत हासिल थी जिसे बहुत कम लोग हासिल कर सकते थे। लिन शेन अब एक दुविधा में फंस गया। अगर बाई शेनफेई और ओयांग यू वाकई एक दूसरे के हो गए, तो वह बाई शेनफेई को ओयांग यू से शादी करने से पहले उसके साथ एक साफ और पवित्र रात बिताने के लिए कैसे मना सकता था? अगर यह शादी के बाद होता तो लिन शेन इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहता था। भगवान के प्रेम आधार के ओयांग परिवार को भड़काना उसके बस की बात नहीं थी। उसके अपने उच्च नैतिक मानक भी उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं देते। तुम्हारे हाव भाव को देखते हुए तुम उसे जानती ही होगी, बाई शेनफेई ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने सुना है कि वह बहुत अच्छा है, लेकिन मैं उससे नहीं मिली हूँ। हालांकि उसके अलावा ऐसा लगता है कि मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि दूसरे पुरुष प्रतिस्पर्धी नहीं हैं, बस बराबरी के नहीं हैं। लिन शेन को ऐसा क्यों लगा कि बाई शेनफेई के शब्द किसी तरह उस पर आरोप लगा रहे थे। फिर भी उसे कोई सबूत नहीं मिला। अध्याय 102, बिना किसी बर्बादी के बेस म्यूटेशन तकनीक। खांसी, दरअसल मुझे लगता है कि हर चीज़ में कोई निरपेक्षता नहीं होती और किसी एक मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करना जरूरी नहीं है। अगर एक रास्ता काम नहीं करता तो आप बस दूसरे पर स्विच कर सकते हैं, लिन शेन ने खुद की ओर इशारा करते हुए कहा। मेरी तरफ देखो, हालांकि मेरी प्रतिभा औसत है और मैं प्रतिभा सिद्धांत में महारत हासिल नहीं कर सकता, क्या अब यह वैसा ही नहीं है जब मैं विकास सिद्धांत का अभ्यास कर रहा हूँ? अपने आप को और विकल्प दें। जीवन केवल आपके सामने मौजूद इस एक रास्ते के बारे में नहीं है। दोहरी खेती वास्तव में एक रास्ता है, लेकिन उस पर चलना जरूरी नहीं है। हो सकता है कि आपके लिए कई और बेहतर रास्ते इंतजार कर रहे हों। एक पेड़ के लिए पूरा जंगल मत छोड़ो जब तक तुम्हारे पास अभी भी सपने हैं। ये ठीक है चाहे वह ओयांग यूडू, लियू यूडू या वांग यूडू हो। कौन सा रास्ता? तुम्हारे साथ विकास सिद्धांत का अभ्यास करो। बाई शेनफेई ने अपने होंठ सिकोड़े। टैलेंट थ्योरी को विकसित करने से साथियों के बीच अजेयता सुनिश्चित होती है, लेकिन इवोल्यूशन थ्योरी को विकसित करने का मतलब है साथियों के बीच आसानी से पिट जाना। मुझे बताओ, यह एक ही बात कैसे है? तुम कुछ ज्यादा ही निरपेक्ष हो रहे हो। कौन कहता है कि टैलेंट थ्योरी का अभ्यास करने से तुम्हें साथियों के बीच अजेयता की गारंटी मिलती है, या कि इवोल्यूशन थ्योरी का अभ्यास करने से तुम्हें पिटना ही पड़ता है? मुझे लगता है कि यह हर व्यक्ति में अलग अलग होता है। पुरानी कहावत कैसे चलती है? कोई बेकार म्यूटेशन तकनीक नहीं होती, सिर्फ बेकार लोग होते हैं, लिन शेन ने ईमानदारी से समझाया।
उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि बाई शेनफेई ने शादी की या उसने किससे शादी की, लेकिन उसके साथ एक रात कैसे बिताई जाए, यह असली मुद्दा था। अगर वह अब ओयांग यूडू के साथ जुड़ जाती है तो लिन शेन को उससे फायर सीड पाने की कोई उम्मीद नहीं होगी। तुम सच में लिन जियांगडोंग के भाई हो, डार्कबर्ड बेस के लिन परिवार के मिस्टर लिन शेन, ये बहुत खूबसूरती से कहा गया है। कोई कचरा आधारित उत्परिवर्तन तकनीक नहीं है, केवल कचरा लोग हैं। मुझे ये बात अच्छी लगी। ठीक है, आप विकास सिद्धांत का अभ्यास करते हैं, है न? फिर ओयांग यूडू का ख्याल रखना। अगर आप ओयांग यूडू का ख्याल रख सकते हैं तो मैं आपके साथ विकास सिद्धांत का अभ्यास करूंगी, बाई शेनफेई ने मुंह मोड़ते हुए कहा। खांसी खांसी, भविष्य में एक अवसर होगा, लिन शेन ने टाल दिया और तुरंत विषय बदल दिया। वैसे तुम वापस क्यों आए हो? तुम यहाँ सिर्फ मुझसे इस बारे में बात करने के लिए नहीं आए हो, है न? बिल्कुल नहीं, बाई शेनफेई ने सोच समझकर कहा। जिनशुई झील में रियल्म किंग के ट्रांसपोर्ट डिवाइस के पाए जाने की खबर सभी प्रमुख ठिकानों तक फैल गई है और कई प्रमुख परिवारों ने लोगों को भेजा है। मुझे उस चीज़ में कोई दिलचस्पी नहीं है। लॉकी पर्वत से प्रवेश करना अधिक सुविधाजनक है, इसलिए मैं यहाँ आया और क्यूई और वांग परिवारों से डाक बड्स खरीदे। लिन शेन को अपने दिल में बेहद निराशा महसूस हुई। यही तो वह करना चाहता था, लेकिन बाई शेनफेई ने उससे पहले ही यह कर दिखाया। 2 डाक बड खरीदने में बहुत पैसे खर्च हुए होंगे, है न? लिन शेन ने आह भरी। ये ठीक था, वे यहाँ की खबरों से बहुत कटे हुए थे। जब मैं आया तब भी उन्हें रियल्म किंग कल्टीवेशन डिवाइस के बारे में पता नहीं था और उन्हें लगा कि लिन परिवार के डाक बड्स ही उन लोगों को यहाँ लाए हैं, इसलिए वे कुछ फ़ायदे के लिए अपने खुद के डाक बड्स का व्यापार करने के लिए बहुत उत्सुक थे। शायद अब उन्हें इसका बहुत पछतावा हो रहा होगा। जितना ज़्यादा लिन शेन सुनता उतना ही वह उदास महसूस करता, क्योंकि बाई शेनफेई ने उसके लिए एक सौदा किया था। वह सिर्फ इतना ही कह सकता था कि वह बहुत देर से वापस आया। चलो हम भी बात करते हैं, बाई शेनफेई ने मुस्कुराते हुए कहा। हमारे बीच बात करने के लिए क्या है? मेरे पास कोई डाक बड्स नहीं है, लिन शेन ने अपने हाथ फैलाते हुए कहा। क्यूई और वांग परिवारों ने पहले ही सुरक्षा उपाय कर लिए हैं। डाक बड्स और लॉकी पर्वत से जुड़े मामले उनसे लीक नहीं होंगे, बाई शेनफेई ने लिन शेन की आंखों में देखते हुए कहा। मुझे एक डाक बड दे दो और मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं कि मैं अपना मुंह बंद रखूंगा, लिन शेन ने कहा, बाई शेनफेई के निहितार्थ को समझते हुए, और तुरंत चौंक गया। सपने देखो, बाई शेनफेई को लिन शेन को थप्पड़ मारने की इच्छा हुई। हम यही करेंगे, मैं तुम्हें एक जगह दूंगी ताकि तुम भविष्य में लॉकी पर्वत में प्रवेश करने में मेरे साथ शामिल हो सको, बाई शेनफेई ने अपनी शर्त रखी। क्यूई और वान परिवारों को कितने स्थान मिलेंगे? लिन शेन जानता था कि अगर दोनों परिवारों के पास कोई स्थान नहीं है तो जब तक मुंह बंद नहीं किया जाता रहस्य सुरक्षित नहीं रहेगा। हर बार 3 स्थान, बाई शेनफेई ने कहा। ठीक है, तो मुझे भी 3 स्पॉट चाहिए, लिन शेन ने कहा। उनके स्पॉट डाक बड्स को सौंपने के साथ आते हैं। क्या आपके पास कोई डाक बड्स है? बाई शेनफेई ने स्पष्ट रूप से चिढ़ते हुए कहा। वे सिर्फ स्पॉट से ज्यादा चाहते थे, है न? मैं और कुछ नहीं मांग रहा हूं, लिन शेन ने कंधे उचकाए। 3 कोटा तो है, लेकिन मैं पहले ही बता दूं, अगर रियल्म किंग कल्टीवेशन डिवाइस को देखने वाले किसी व्यक्ति द्वारा पहचान उजागर हो जाती है तो इसके परिणाम आपको ही भुगतने होंगे। अगर आपने डाक बर्ड के मेरे हाथों में होने की बात को छिपाने की हिम्मत की तो मुझे विनम्र न होने के लिए दोष न दें। सौदा तो सौदा ही होता है, लिन शेन मुस्कुराए। तुम कब जाने की योजना बना रहे हो? मुझे और वेई को अपने साथ ले जाओ। कल, बाई शेनफेई ने कहा। इतनी जल्दी? लिन शेन एक पल के लिए झिझके। झेंग परिवार के साथ समस्या का समाधान नहीं हुआ था और वह निश्चित रूप से कल नहीं जा सकता था। अगर तुम आना चाहते हो तो मेरे साथ आओ, अगर नहीं तो अगली बार का इंतजार करो, बाई शेनफेई ने बोलना समाप्त किया और जाने के लिए खड़ी हो गई। लिन शेन ने और कुछ नहीं कहा। जब वह बाई शेनफेई को बाहर देख रहा था तो उसकी सबसे बड़ी बहन बाहर आए और बाई शेनफेई को लिन परिवार में रहने के लिए आमंत्रित करना चाहती थी, लेकिन बाई शेनफेई ने विनम्रता से मना कर दिया। क्या तुमने फिर से कोई परेशानी खड़ी कर दी? इतनी संक्षिप्त बातचीत के बाद वह पहले ही कैसे जा रही है? लिन मियाओ को संदेह था कि लिन शेन ने जानबूझकर हंगामा खड़ा किया है जिससे मेहमान नाराज हो गए हैं। बिल्कुल नहीं, उसकी स्थिति पर विचार करो, हम कभी भी योग्य कैसे हो सकते हैं? लिन शेन ने बेपरवाही से जवाब दिया। क्या तुम्हारा मतलब योग्य नहीं है? हमारा परिवार इतना भी खराब नहीं है, लिन मियाओ ने कहा। उनके उम्मीदवारों की सूची में ओयांग यूडू भी शामिल है। ओयांग यूडू? कोई आश्चर्य नहीं, ओयांग यूडू की तुलना में तुम वाकई कुछ कमतर हो। लिन मियाओ ने लिन शेन को कुछ देर तक ऊपर से नीचे तक देखा, फिर अचानक एहसास हुआ। इसके लिए शुक्रिया, तुम सच में मेरी प्यारी बहन हो, लिन शेन ने कहा, कुछ हद तक हताश लेकिन खुश महसूस करते हुए। बहन, चलो गुप्त कमरे में बात करते हैं। मुझे तुमसे वाकई कुछ ज़रूरी बात करनी है, लिन शेन ने गंभीरता से कहा।
लिन मियाओ ने अपना सिर हिलाया और लिन शेन को गुप्त कक्ष में ले गई। लिन शेन ने झेंग यान और झेंग बुयुआन के बारे में स्थिति को संक्षेप में समझाया। तुमने एक आरोही को मार डाला। सुनने के बाद लिन मियाओ ने कुछ आश्चर्य के साथ लिन शेन की ओर इशारा किया। बहन, तुम आरोही के बारे में जानती हो? लिन शेन कुछ हैरान थी। बेशक, बकवास है, मुझे पता है। क्या तुम्हें लगता है कि मैंने इतने सालों में जो भी यात्राएं और व्यापार किया है वह सब बेकार गया? लिन मियाओ ने चिढ़कर जवाब दिया। ठीक है। लिन शेन को लगा कि लिन मियाओ सच नहीं बोल रही है, लेकिन कुछ बातें थीं। क्योंकि वह उनके बारे में बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने आगे कुछ नहीं पूछने का फैसला किया। वास्तव में हमें यह नहीं कहना चाहिए कि हमने झेंग बुयुआन को मार दिया। जिसने वास्तव में उसे मारा वह ब्लैक कैप्ड मशरूम बीस्ट था, लेकिन अगर हम ये बात दूसरों को बताते हैं तो संभावना है कि झेंग परिवार इस पर विश्वास नहीं करेगा। यही स्थिति है। बड़ी बहन, आप हमें क्या करने का सुझाव देंगी? लिन मियाओ मुस्कुराए। बस इनकार कर दो। किसी ने तुम्हें झेंग बुयुआन को मारते नहीं देखा और कोई भी यह विश्वास नहीं करेगा कि तुम उसे मारने की क्षमता रखती हो। बस डर है कि झेंग परिवार इसे बड़ा मुद्दा बना देगा। यह अतीत के कानून का पालन करने वाले समाज की तरह नहीं था, जहां झेंग परिवार यह नहीं सोचता था कि लिन शेन में झेंग बुयुआन को मारने की क्षमता है। नहीं, वे लिन शेन और लिन परिवार को जाने देंगे। आखिरकार जब कोई आरोही लिन परिवार की ऊपर से रक्षा नहीं कर रहा था, तो कोई भी उनकी राय की परवाह नहीं करेगा। उस स्थिति में हमें अपने माता पिता से हस्तक्षेप करने के लिए कहना होगा, लिन मियाओ ने सोचा। अपने माता पिता से हस्तक्षेप करने के लिए कहें? वे इतने सालों से मर चुके हैं। क्या आप मृतकों को जीवित करने या उन्हें पुनर्जीवित करने की बात कर रहे हैं? लिन शेन लिन मियाओ के कथन से लगभग डर गए। अध्याय 103, आधी रात का डर। तुम किस बारे में सोच रहे हो? मेरा मतलब है, हम अपने माता पिता के प्रभाव का इस्तेमाल करके ही किसी से बातचीत करने के लिए कह सकते हैं। लिन मियाओ ने सोच समझकर कहा, मुझे सीकॉर्न बेस के प्रशिक्षक म्यू याद हैं। जब वे घायल हुए थे तो वे काफ़ी समय तक ठीक होने के लिए हमारे घर पर रहे थे। जियाओ वू सीकॉर्न बेस के प्रशिक्षण शिविर में इसलिए शामिल हुआ क्योंकि उसने उसकी मदद मांगी थी। मैं उसे ढूंढने जाऊंगा। ये काम कर जाना चाहिए। क्या ये काम करेगा? लिन शेन को संदेह था कि चीज़ें इतनी आसानी से हो जाएंगी। ये निश्चित रूप से काम करेगा। प्रशिक्षक म्यू एक अच्छे दिल वाले सभ्य व्यक्ति हैं। जियाओ वो इतने सालों से प्रशिक्षण शिविर में उनकी देखरेख में है। वे निश्चित रूप से बिना कुछ किए झेंग परिवार द्वारा हमें तंग किए जाने को चुपचाप खड़े होकर नहीं देखेंगे। लिन मियाओ ने एक पल के लिए सोचा और कहा, कल मैं सीकॉर्न बेस ले जाने के लिए सामान का एक बैच तैयार करूंगा। जब मैं वहां पहुंचूंगा तो मैं प्रशिक्षक म्यू से हमारे लिए कोई उपाय सोचने के लिए कहूंगा। क्या वे हमारे जैसे छोटे से स्थान से सामान की परवाह भी करेंगे? अगर हम कुछ भेजते हैं तो हमें कुछ अच्छा भेजना चाहिए, ताकि वे यह न कह सकें कि हम कंजूस हैं। लिन शेन ने सोचा कि यह एक अच्छा विचार है। लिन मियाओ की सीकॉर्न बेस की यात्रा, चाहे प्रयास सफल हो या न हो, कम से कम 1 या 2 महीने का समय लेगी। अगर यह सफल हो गया तो बढ़िया, अगर नहीं तो इसे कुछ समय के लिए शांत रहने के अवसर के रूप में देखा जा सकता है। तुम क्या सोच रहे हो? मैं सीकॉर्न बेस में सामान बेचने और पैसे कमाने के लिए ले जा रहा हूँ। पैसे कमाने के बाद मैं प्रशिक्षक म्यू से मिलने के लिए कुछ उपहार खरीदूंगा। जब मैं वापस आऊंगा तो बेचने के लिए सामान का एक और बैच वापस लाऊंगा। इस तरह उपहारों पर खर्च किया गया पैसा वापस मिल जाएगा। तुम योजना बनाने में वाकई बहुत अच्छे हो, लिन शेन ने चौंकते हुए कहा। लिन मियाओ ने आगे बढ़कर लिन शेन के माथे पर अपनी उंगली से थपथपाया, हंसते हुए और डांटते हुए कहा, तुम कितना खर्च करना पसंद करते हो? अगर तुम्हारी बहन ज्यादा नहीं कमाती तो हम तुम्हारी शादी के लिए कभी पर्याप्त बचत कैसे कर पाएंगे? और ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि हमेशा बड़ी बहन ही मेरे साथ सबसे अच्छा व्यवहार करती है। लिन शेन तुरंत एक प्यार करने वाले छोटे भाई में बदल गया। भाई बहनों ने अपनी योजनाएं बना ली थीं। उसके बाद लिन शेन को आखिरकार सोने का समय मिल गया। अब वह इस बात का इंतजार कर रहा था कि उस असेंशन एग पर मौजूद विकासवादी बीज उसके लिए किस तरह का आश्चर्य लेकर आएगा। अगर मिश्र धातु स्तर के डेथ पाउडर से उसे एक अपूर्ण अग्नि बीज मिल सकता है, असेंशन एग पर मौजूद अग्नि बीज मिश्र धातु स्तर के डेथ पाउडर से भी बदतर नहीं होना चाहिए, है न? शायद यह एक बेहतरीन सुपर बेस विकासवादी बीज भी हो। भविष्य की प्रत्याशा से भरा हुआ लिन शेन जल्द ही गहरी नींद में सो गया। आधी रात को लिन शेन को थोड़ी बेचैनी महसूस हुई और पहली बार वह भोर से पहले जाग गया। बाथरूम जाने के लिए अपने जूते पहनने के लिए उठते हुए उसने अचानक खिड़की की सीट पर एक छाया देखी। लिन शेन तुरंत डर से कांप उठा। आधी रात को उसके बेडरूम में चुपचाप बैठा कोई व्यक्ति किसी को भी आधी मौत के डर से डरा सकता था। लगभग प्रतिवर्ती रूप से लिन शेन ने अपनी बेस म्यूटेशन शक्ति का उपयोग किया और अपने शरीर के चारों ओर लिपटे डेथ पाउडर को पकड़ लिया, आकृति को घूरते हुए और चिल्लाते हुए, ये कौन है? हालांकि
वह व्यक्ति बहुत शांत लग रहा था, खिड़की की सीट पर बैठा हुआ एक शब्द भी नहीं बोल रहा था, खुद ही चाय बना रहा था और पी रहा था। तभी लिन शेन ने देखा कि दूसरे व्यक्ति ने वास्तव में चाय बनाने के लिए अपने चायदानी का उपयोग किया था, शायद अपनी चाय की पत्तियों का भी उपयोग किया था। तुम चोर हो, मेरे घर चोरी करने आना एक बात है, लेकिन मेरी चाय की प्याली और चाय की पत्तियों का इस्तेमाल करके चाय बनाना, खिड़की से चांद का मजा लेते हुए चाय पीना जैसे कि यह कुछ भी नहीं है। तुम इस तरह से दिखावा नहीं करते, लिन शेन ने गुस्से में सोचा। वेई वुफू की मदद के लिए पुकारने के लिए तैयार था जब उसने देखा कि वह व्यक्ति उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रहा है। उस चेहरे को देखकर, जो इतना सुंदर था कि उसमें सुंदरता के अलावा कुछ भी नहीं बचा था, लिन शेन दंग रह गया। चौथे भाई, लिन शेन बहुत खुश हुआ, 2 कदम आगे बढ़ा और उसके हाथ से चाय की प्याली और चाय छीन ली। तुम्हें नहीं पता कि मेरे लिए ये चाय लाना कितना मुश्किल था। थोड़ी सी बची है और तुमने सारी चाय बना दी। क्या तुम्हें चाय की कद्र करना भी आता है? तुम इसे इस तरह से नहीं बनाते। जियाओ वो, अगर मुझे सही से याद है तो इस चाय के पैसे मैंने दिए थे, है ना? लिन जियांगडोंग ने कहा, जिससे लिन शेन के पास कहने के लिए शब्द नहीं बचे। ये पैसे की बात नहीं है। तुम चाय सही तरीके से नहीं पी रहे हो। लिन शेन ने विषय बदल दिया। तुम कब वापस आए? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? क्या तुमने बिग सिस्टर को अभी तक देखा है? मुझे जल्दी ही फिर से जाना होगा और बड़ी बहन के पास नहीं जाऊंगा ताकि वह मुझे अंतहीन बातों से न जगाए, लिन जियांगडोंग ने चाय पीते हुए कहा। इतनी जल्दी चले जा रहे हो? तीसरे भाई का क्या वह वापस आ गया है? लिन शेन ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। तीसरा बच्चा वापस नहीं आया है। लिन जियांगडोंग की अभिव्यक्ति कुछ अजीब थी। क्या तीसरे भाई को परेशानी हो सकती है? लिन शेन का दिल धड़क उठा। कोई परेशानी नहीं, बस कुछ चीजों में उलझ गया था। बिना नतीजे के वापस आना अच्छा नहीं है। लिन जियांगडोंग ने लिन शेन को मुस्कुराते हुए देखा और कहा, मैंने आपकी स्थिति के बारे में सुना है। उपनाम प्लेबॉय आपको बहुत सूट करता है। मुझे लगता है कि यह आपके साथ अच्छी तरह से मेल खाता है। जो मुझे अच्छा लगता है, मैंने हमेशा खुद पर भरोसा किया है। ठीक है, मैं प्लेबॉय कहाँ हूँ? लिन शेन ने मुंह बनाया। मुझे झेंग बुयुआन के मामले के बारे में पता है और तुम्हें झेंग परिवार के मामलों के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस वही करते रहो जो तुम्हें करना चाहिए, लेकिन बड़ी बहन को कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। उसे प्रशिक्षक म्यू को खोजने के लिए सीकॉर्न बेस पर जाने दो, लिन जियांगडोंग ने कहा। अब तुम बड़ी बहन के साथ मेरी बातचीत पर कान लगा रहे हो, है ना? तुम और तीसरा भाई हाल ही में कहाँ थे? तुम क्या कर रहे थे? लिन शेन थोड़ा नाराज था। वे भाई थे, वे खुलकर क्यों नहीं बोल सकते थे? लिन जियांगडोंग ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा तीसरा भाई और मैं इस पूरे समय कर्ज वसूलते रहे हैं। कर्ज वसूल रहे हैं? कौन से कर्ज? किससे? लिन शेन पूरी तरह से भ्रमित था। वास्तव में समझा नहीं सकता। लिन जियांगडोंग ने देखा कि लिन शेन फिर से गुस्सा होने वाला था और बोलने में आगे बढ़ गया। बहुत सारे देनदार हैं और ये कर्ज वसूलना आसान नहीं है। हमें इसे धीरे धीरे करना होगा। अब और मत पूछो, हमारा समझौता हुआ था। तुम घर संभालो, हम बाहर के मामले संभालेंगे। हम अपने अपने मामले खुद सुलझा लेंगे। ठीक है, मैं मामलों में दखल नहीं दूंगा, लेकिन मुझे जानने का अधिकार है ना? लिन शेन ने फिर भी पीछे हटने से इनकार कर दिया। लिन शेन, क्या तुम्हें वह साल याद है जब हम सभी नाशपाती के फूल देखने के लिए प्राचीन शहर गए थे? लिन जियांगडोंग ने अचानक ऐसी टिप्पणी की। लिन शेन ने रुककर कहा, और वास्तव में उसे ऐसी ही एक घटना याद आ गई। जब प्राचीन शहर में वनस्पति नहीं थी, तब वह और उसके भाई बहन नाशपाती के फूल देखने के लिए वहां गए थे। उस समय प्राचीन शहर के अंदर और बाहर बहुत से नाशपाती के पेड़ लगाए गए थे और वे तब गए जब नाशपाती के फूल अपने चरम पर थे। हवा का एक झोंका सफ़ेद पंखुड़ियों को बर्फ के टुकड़ों की तरह नीचे गिरा देता था। लिन शेन उस समय बहुत छोटा था और उसकी यादें बहुत स्पष्ट नहीं थीं, लेकिन उसे स्पष्ट रूप से याद था कि उसकी बड़ी बहन वहां थी, तीसरे भाई और चौथे भाई भी थे। उसे दूसरे भाई के बारे में पक्का पता नहीं था। ऐसा लग रहा था कि उस समय बड़ी बहन उसे पकड़े हुए थी। उसे ये भी याद था कि उसके हाथ में एक कैंडीड हॉथॉर्न की कटार थी जिस पर पंखुड़ियां लगी हुई थीं, और जब बड़ी बहन ने उन्हें हटाने की कोशिश की तो उसने गलती से उसे गिरा दिया, जिससे वह बहुत रोया। चौथा भाई बहुत बुरा था, न केवल उसे सांत्वना देने से मना कर दिया, बल्कि जानबूझकर उसके सामने कैंडीड हॉथॉर्न की कटार खा ली, ये दिखाते हुए कि यह कितना स्वादिष्ट है, फिर भी उसे कुछ नहीं दिया, जिससे वह और भी ज्यादा रोने लगा। उसे उसके बाद ज्यादा कुछ याद नहीं था। ऐसा लग रहा था कि बड़ी बहन ने चौथे भाई को डांटा था, लेकिन क्या ऐसा वास्तव में हुआ था? लिन शेन को यकीन नहीं था। आखिरकार वह तब बहुत छोटा था। मैं तुमसे गंभीर बातों के बारे में पूछ रहा हूँ, विषय मत बदलो। लिन शेन लगभग भटक गया और जल्दी से विषय को वापस लाया। क्या आप इसे फिर से देखना चाहते हैं? लिन जियांगडोंग ने मुस्कुराते हुए कहा।
शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि वह बहुत सुंदर था, सभी भाइयों में सबसे अच्छा दिखने वाला, इसलिए चाहे वह कितनी भी अजीबोगरीब हरकतें क्यों न करता हो, जब तक वह मुस्कुराता रहता कोई भी गुस्सा गायब हो जाता। अभी कौन सा महीना है, नाशपाती के फूल कहाँ से आए हैं? और इसके अलावा प्राचीन शहर अब चला गया है, नाशपाती के फूल तो दूर की बात है। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? लिन शेन को अंदर से थोड़ा चिड़चिड़ापन और उलझन महसूस हुई। वे वहाँ हैं, वहाँ देखो, लिन जियांगडोंग ने खिड़की से बाहर इशारा करते हुए कहा। लिन शेन ने उसकी नुकीली निगाहों का अनुसरण किया लेकिन कुछ भी नहीं देखा। बाहर यह एक अंधेरी और हवादार रात थी, स्टील के निर्माणों के अलावा एक तारा भी नहीं दिख रहा था, बस एक धुंधला अर्धचंद्र, नाशपाती के फूल नहीं दिख रहे थे। लिन जियांगडोंग से हिसाब किताब करने के लिए झुंझलाहट में पीछे मुड़ते हुए लिन शेन ने खाड़ी की खिड़की पर किसी को नहीं देखा। अगर कप में अभी भी चाय की भाप नहीं होती तो उसे शायद शक होता कि वह बस सपना देख रहा था। अध्याय 104 आवारा लोगों पर प्रतिबंध। हाल के दिनों में जिनशुई झील में खास तौर पर चहल पहल रही है, क्योंकि कई बड़े परिवारों के सदस्य लगातार यहां आ रहे हैं और रियल्म किंग कल्टीवेशन डिवाइस पर शोध करना शुरू कर रहे हैं। दुर्भाग्य से अब तक कोई नहीं जानता कि रियल्म किंग कल्टीवेशन डिवाइस को कैसे सक्रिय किया जाए। जो लोग जबरन इसे छूने की कोशिश करते हैं, चाहे उनका स्तर कुछ भी हो, वे सीधे डिवाइस के प्रभामंडल द्वारा उड़ती हुई राख में बदल जाते हैं। टेलीपोर्टर्स की बेहतर समझ रखने वाले प्रमुख परिवारों के कुछ सदस्यों को पहले ही एहसास हो गया है कि यह कोई साधारण टेलीपोर्टर नहीं है। कुछ अधिक आधिकारिक विशेषज्ञों के अनुसार रियल्म किंग कल्टीवेशन डिवाइस में संभवतः एक स्वचालित प्रोग्राम होता है और यह निर्धारित अंतराल पर अपने आप सक्रिय हो जाएगा। विभिन्न ताकतें गुप्त रूप से अपना प्रभाव डाल रही हैं, जो कार्रवाई का एक हिस्सा प्राप्त करना चाहती हैं। यहाँ तक कि जो परिवार पहले से ही विदेशी दुनिया में पैर जमा चुके हैं, वे भी रियल्म किंग ग्रह के संसाधनों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। ग्रह, जिसे अस्थायी रूप से रियल्म किंग ग्रह कहा जाता है, बेस म्यूटेशन संसाधनों से भरा हुआ है, जो निस्संदेह म्यूटेटर के लिए शीर्ष स्तर के हैं। सभी पक्षों की सेनाएं जिनशुई झील के आसपास के विभिन्न क्षेत्रों पर कब्जा करते हुए अधिक लोगों को भेजना जारी रखती हैं और प्रमुख शक्तियों के पास एक दूसरे के साथ हस्तक्षेप न करने का मौन समझौता है। गॉड्स लव बेस, वानडर बेस और सीकॉर्न बेस जैसे 1 दर्जन से अधिक सुपर बेस के पावरहाउस ने जिनशुई झील के आसपास के पूरे क्षेत्र पर लगभग एकाधिकार कर लिया है। याशेन बेस जैसे छोटे बेस की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि कुछ बड़े बेस जिनमें एस्केंडर हैं, उन्हें भी शामिल होना मुश्किल लगता है। शुरू में वानडर बेस में केवल एक एस्केंडर था, लेकिन बाद में पाया गया कि एक एस्केंडर किले को संभालने के लिए पर्याप्त नहीं था, इसलिए 4 और एस्केंडर आ गए। झेंग बुयुआन को छोड़कर, जो लापता हो गया था, जिनशुई झील पर पहले से ही 5 एस्केंडर तैनात थे, जिनमें म्यूटेटर की संख्या सैकड़ों में थी। अन्य परिवार भी कमोबेश ऐसे ही हैं, जिनमें 4 से 5 आरोही तैनात हैं, तभी वे दावा कर सकते हैं कि वे किसी बड़े परिवार से हैं। जिनशुई झील पर रातें विशेष रूप से शांत होती हैं, सितारों के बिना रातों में केवल एक ढलता हुआ चांद अंधेरे को मंद रूप से रोशन करता है। वानडर बेस से झेंग परिवार कहाँ है? एक आवाज़ ने रात के आसमान की शांति को तोड़ दिया। जिनशुई झील के तट पर तैनात प्रमुख परिवारों के आरोही काफी हैरान थे, आधी रात को बाहर इतना हंगामा कौन कर रहा था? झेंग ने अब किसे नाराज किया है? ओयांग जुएमियाओ, जो ओयांग युडू से बात कर रहा था, ने आवाज़ सुनकर थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा। ओयांग युडू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, पिछले दर्जन वर्षों में वानडर बेस की विकास गति बहुत मजबूत रही है। कई छोटे परिवार और अकेले आरोही उनके साथ जुड़ गए हैं। मात्र ग्रह से आरोही की संख्या के मामले में वे पहले ही ओयांग परिवार से आगे निकल चुके हैं। ओयांग जुएमियाओ ने खारिज करते हुए कहा, झेंग द्वारा स्थापित बेस को शुरू से ही वानडर बेस नाम दिया गया था, जिसका उद्देश्य सभी क्षेत्रों से मजबूत व्यक्तियों को इकट्ठा करना था, जिसका उद्देश्य सभी धाराओं को गले लगाना था। विचार अच्छा है, लेकिन वास्तव में वे जिन अकेले भेड़ियों को लेते हैं, उनमें से अधिकांश का चरित्र संदिग्ध है। अन्यथा वे वानडर बेस पर नहीं पहुंचते। वानडर बेस का नाम बहुत पहले ही बदल दिया जाना चाहिए था। बैंडिट बेस अधिक उपयुक्त होगा। फिर भी झेंग की वर्तमान ताकत को कम करके नहीं आंका जा सकता। मुझे आश्चर्य है कि यहाँ झेंग को चुनौती देने की हिम्मत किसमें है? ओयांग युडू ने खड़े होकर कहा, भतीजी, चलो एक बार देखते हैं। यह अच्छा होगा। ओयांग जुएमियाओ ने थोड़ा सिर हिलाया और दोनों अस्थायी लकड़ी की झोपड़ी से बाहर निकले और देखा कि बहुत से लोग पहले से ही बाहर खड़े थे, सभी उत्साह देखने के लिए आ रहे थे। दरअसल सिर्फ यही नहीं, जिनशुई झील पर रहने वाले बड़े परिवारों के ज्यादातर लोग शोरगुल देखने के लिए बाहर भागे। जिनशुई झील के ऊपर मंडराते हुए व्यक्ति को देखकर ओयांग युडू ने कुछ आश्चर्य के साथ कहा, यह एक आरोही है जिसे मैं नहीं पहचानता। ओयांग जुएमियाओ ने कुछ आश्चर्य के साथ कहा, हालांकि एक बिल्कुल अलग बात पर। ओयांग युडू ने मुस्कुराते हुए और हार मानने के संकेत के साथ जवाब दिया, भतीजी, मेरी शक्ल सूरत बस औसत है, ऐसे कई लोग हैं जो मुझसे कमतर नहीं हैं।
ओयांग जुएमियाओ ने ऊपर से नीचे तक ओयांग यूडू को देखा और मुंह बनाया। क्या तुम विनम्र हो या यह वर्सेल्स की बात है? अगर तुम इसे औसत कहते हो तो इस दुनिया में अच्छे दिखने वाले बहुत कम लोग हैं। ओयांग यूडू इस मुद्दे पर ज्यादा बात नहीं करना चाहता था और आसमान में सफ़ेद कपड़ों में सजे खूबसूरत आदमी को देखते हुए उत्सुकता से बोला, मुझे नहीं पता कि उसे झेंग से कितनी गहरी नफरत है, जो झेंग से परेशानी मोल लेने के लिए अकेले यहाँ आया है। क्या उसे नहीं पता कि झेंग परिवार के 5 आरोही पहले से ही इस जगह की रखवाली कर रहे हैं? अकेले आने से उसे तकलीफ होने की संभावना है। हाल के वर्षों में झेंग के हाथों कई लोगों को तकलीफ हुई है, एक और से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओयांग जुएमियाओ ने मुस्कुराते हुए टिप्पणी की। मुझे डर है कि आप निराश होंगे, वह व्यक्ति कभी भी नुकसान उठाने वाला नहीं रहा है। एक मोटा आदमी उनके पास आया। वह मोटा था, लेकिन आनुपातिक रूप से मोटा था, और हालांकि वह स्पष्ट रूप से अधिक वजन वाला दिख रहा था, लेकिन वह बोझिल नहीं लग रहा था। जुनजियान, तुम उसे जानते हो? ओयांग जुएमियाओ कुछ हद तक हैरान था। उसने सोचा था कि वह सिर्फ एक अनजान अकेला आरोही है, उसे उम्मीद नहीं थी किसी कॉर्न बेस से जुनजियान वास्तव में उसे जानता होगा। मैं जानता हूँ, वह एक ही गुरु से कुछ हद तक जूनियर शिष्य है, जुनजियान ने कहा। हम दोनों ने प्रशिक्षक म्यू के अधीन प्रशिक्षण लिया था, वह मुझसे कुछ कक्षा छोटा है। तो वह प्रशिक्षक म्यू का शिष्य है, उसकी योग्यताएं काफ़ी मजबूत होनी चाहिए, है न? ओयांग यूडू ने कुछ जिज्ञासा के साथ पूछा। मुझे नहीं पता, जुनजियान का जवाब कुछ हद तक अप्रत्याशित था। नहीं पता से आपका क्या मतलब है? ओयांग जुएमियाओ और जुनजियान एक दूसरे से काफ़ी परिचित थे और उसने अपनी बात को बिना किसी संकोच के कहा। उसने प्रशिक्षक म्यू के अधीन 10 साल तक प्रशिक्षण लिया, वहाँ लगभग हर शिष्य को कम से कम एक बार चुनौती दी, फिर भी वह कभी नहीं जीता, जिससे उसे 100 हारों का राजा उपनाम मिला, जुनजियान ने हंसते हुए कहा। कभी नहीं जीता, तो आप कैसे कह सकते हैं कि उसे कभी हार का सामना नहीं करना पड़ा? ओयांग यूडू और भी हैरान हो गया। हालांकि उसने कभी कोई मैच नहीं जीता है, लेकिन किसी ने भी उसका दूसरी बार सामना नहीं किया है। ऐसा नहीं है कि वह हिम्मत नहीं करता, बल्कि ऐसा है कि जिसने उसे हराया है वह हिम्मत नहीं करता। जुनजियान के बयान ने ओयांग यूडू और ओयांग जुमियाओ दोनों की दिलचस्पी जगा दी। एक आदमी जिसने कभी जीत हासिल नहीं की, फिर भी जिसने उसे हराया है, वह उससे डरता है, ये व्यक्ति बहुत ही दुर्जय होना चाहिए। ओयांग यूडू खुद को पूछने से नहीं रोक सका, उसका नाम क्या है? लिन जियांगडोंग। अल्पविराम। जब वे बात कर रहे थे, वानरा बेस से 5 आरोही आगे आए और हवा में लिन जियांगडोंग का सामना किया। तुम कौन हो? झेंग परिवार के साथ तुम्हारा क्या काम है? अग्रणी आरोही झेंग जियानहुई ने लिन जियांगडोंग को आंका और एक साथी के रूप में उसके सुंदर रूप की प्रशंसा करने से खुद को नहीं रोक सका। क्या झेंग गुयुआन वानरा बेस से आपके आरोही में से एक है? लिन जियांगडोंग ने पूछा। ये सुनकर पांचों ने एक दूसरे की ओर देखा और झेंग जियानहुई ने उत्तर दिया, वास्तव में वह हमारे आरोही में से एक है। आप क्यों पूछ रहे हैं? वह मेरे भाई को मारना चाहता था, लिन जियांगडोंग ने कहा। ये सुनकर झेंग जियानहुई ने भौहें से कुर्नी, उसके भीतर झेंग गुयुआन के प्रति जलन की लहर उठी। जब आप किसी को मारते हैं तो कम से कम ये तो पता लगाएं कि वे कौन हैं। आरोही के किसी रिश्तेदार को मारना, भले ही वह बिना किसी पृष्ठभूमि वाला अकेला घुमक्कड़ ही क्यों न हो, फिर भी एक परेशानी वाली बात है। झेंग गुयुआन यहाँ नहीं है, झेंग जियानहुई ने कहा। मुझे पता है, वह पहले ही मर चुका है, लिन जियांगडोंग के शब्दों ने उन सभी को चौंका दिया। तुमने उसे मार डाला? झेंग जियानहुई और अन्य लोगों के दिल कांप उठे। हालांकि झेंग गुयुआन को आरोही के बीच बहुत मजबूत नहीं माना जाता था, लेकिन वह एक कठोर योद्धा था। कोई भी आरोही जो उसे मार सकता था, उसके पास कुछ कौशल होना चाहिए। लिन जियांगडोंग ने बस मुस्कुराया, चुपचाप झेंग जियानहुई को देखा। क्या तुम्हारा भाई मर गया है? झेंग जियानहुई ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। नहीं, लिन जियांगडोंग ने जवाब दिया। झेंग गुयुआन तुम्हारे भाई को मारना चाहता था। वह मर चुका है और तुम्हारा भाई नहीं है, तो तुम यहाँ क्यों आए हो? सिर्फ हमें सूचित करने के लिए। झेंग जियानहुई पहले से ही नाराज था। वह देख सकता था कि यह आदमी लड़ाई करने आया था। नहीं, मैं तुम्हें एक और मामले की जानकारी देने आया हूँ। क्या है? जिनशुई झील के 100 मील के भीतर घुमक्कड़, कोई अतिक्रमण नहीं, तुम सब यहाँ से चले जाओ। लिन जियांगडोंग की घोषणा सुनकर झेंग जियानहुई और अन्य 4 आरोही क्रोधित हो गए। विभिन्न प्रमुख परिवारों के सदस्यों ने भी महसूस किया कि इस आदमी की दुस्साहस अपमानजनक थी। झेंग जियानहुई के जवाब देने से पहले झील के ऊपर अचानक हवा का झोंका आया और बर्फ की सफ़ेद पंखुड़ियों का एक बादल झेंग जियानहुई और अन्य लोगों की ओर धीरे धीरे बहने लगा, जैसे कि वे बर्फ के टुकड़े हों। शान मुरझा जाती है, बर्फ मनुष्य के पास लौट आती है। ये रात, ये दृश्य वास्तव में सुंदर है। ओयांग यूडू ने रात के आकाश को देखा। उसकी खूबसूरत आंखें पंखुड़ियों से भरे आकाश को प्रतिबिंबित कर रही थीं, जैसे एक आकाशगंगा बह रही हो, जैसे बर्फ स्वर्ग को साफ कर रही हो।
हिंसक रूप से सब कुछ एक सफ़ेद बाढ़ में डूबा हुआ हो जिसमें केवल एक आकृति बर्फ के बीच स्थिर खड़ी हो, उसके बाल और सफ़ेद वस्त्र हवा से उड़ने वाले फूलों में बेतहाशा उछल रहे हों। उस रात जिनशुई झील के ऊपर के फूल पूरी तरह से गिर गए। अध्याय 105 एक नया अग्नि बीज 5वां अपडेट। कृपया सदस्यता लें। वानरा बेस ने रात भर जिनशुई झील को खाली कर दिया। जब सभी 5 आरोही के जीवन आधार मलबे में बिखर गए, फिर भी उन्हें बदले में केवल एक ही वाक्य मिला। जियुन पर्वत पर गिरते फूल भी सुंदर होने चाहिए। अगर मुझे मौका मिले तो मैं उन्हें देखना चाहूंगा। चूंकि जियुन पर्वत वह जगह है जहां वानरा बेस स्थित है, इसलिए वे ठीक से जानते थे कि इसका क्या मतलब है। अगर झेंग परिवार ने फिर से अपने परिवार को छूने की हिम्मत की, तो अगली बार जब वैभव गिरेगा तो वह जियुन पर्वत होगा। यह अफसोस की बात थी कि झेंग जियानहुई के 5 लोगों को अभी भी पता नहीं था कि दूसरे का छोटा भाई कौन था, और उन्हें निराशा की अत्यधिक भावना महसूस हुई। फिर भी उन्होंने पीछे देखने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि अब भी वे उस भयानक सफ़ेद तूफान और अपने जीवन आधारों के टूटने की छवि को अपने दिमाग से नहीं मिटा पा रहे थे। इस बार ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दूसरे व्यक्ति के रिश्तेदार की मृत्यु नहीं हुई, लेकिन अगर वे मर जाते तो क्या होता। उन्होंने कल्पना करने की भी हिम्मत नहीं की। वह व्यक्ति नहीं मरा, और इसलिए उस व्यक्ति ने झेंग वुयुआन को मार डाला और 5 आरोही के जीवन आधारों को भी कुचल दिया। अगर वह व्यक्ति मर गया होता तो वे कल्पना नहीं कर सकते थे कि उस समय क्या दृश्य होगा जब जियुन पर्वत से फूलों की पंखुड़ियां गिर रही होंगी, संभवतः खून की नदियां बह रही होंगी। शायद कुछ आरोही सफ़ेद पंखुड़ियों के उस तूफान का सामना करने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन वानरा बेस के 99% लोग मर जाएंगे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि आरोही का जीवन आधार ऐसा क्यों दिखाई देता है। क्या जीवन आधार तलवार या खंजर या उस तरह की किसी चीज़ जैसा नहीं होना चाहिए? किसी का जीवन आधार तूफान क्यों होगा, और फूलों की पंखुड़ियों का एक भयानक तूफान जो हजारों तलवारों के म्यान से भी कम भयानक नहीं है, जहां हर पंखुड़ी एक तेज ब्लेड की तरह है। उस भयानक संचय में सब कुछ चूर चूर हो जाता है। लिनशेन गिरते हुए फूलों की खूबसूरती को नहीं देख पाया, क्योंकि उस समय वह एक आरोही अंडे को पकड़े हुए गहरी नींद में था। जब वह जागा तो लिनशेन का रंग बहुत अच्छा नहीं था। आरोही अंडे के लिए बड़ी उम्मीदें रखते हुए उसने पाया कि अंडे पर मोज़ेक गायब हो गया था, लेकिन उसे केवल एक असफल सुपर बेस एवोल्यूशनरी बीज मिला। असफल सुपर बेस एवोल्यूशनरी बीज स्वर्ग की सीढ़ी, बायां और दायां पैर गति को नियंत्रित करने और फिर से छलांग लगाने के लिए एक दूसरे पर कदम रख सकते हैं। बीज बनाने के लिए वास्तव में क्या परिस्थितियां हैं? यह इतना यादृच्छिक क्यों लगता है? शुरू में थोड़ा निराश, लिनशेन की आंखें अचानक चमक उठी जब उसने ये पता लगाया कि उसका बीज क्या कौशल प्रदान करता है। ये वास्तव में काफ़ी अवैज्ञानिक है। लिनशेन ने मन ही मन खुशी मनाई। इस कौशल के साथ इसके और उड़ने की क्षमता के बीच क्या अंतर है, इसके अलावा और कुछ भी मायने नहीं रखता। तियानशिन, तुम्हारे पास पंख हैं जो तुम्हें उड़ने देते हैं, जबकि मैं अपने बाएं पैर से अपने दाहिने पैर पर कदम रख सकता हूं और दोहरी छलांग लगा सकता हूं। अगली बार जब मैं तियानशिन से मिलूंगा तो मुझे उसके आसमान में उड़ने का डर नहीं रहेगा। बेशक, स्वर्ग की सीढ़ी के लाभ यहीं समाप्त हो गए। हवा में दूसरी बार बल का उपयोग करने में सक्षम होने का मतलब था कि जब वह आकाश में छलांग लगाएगा और उसे कोई सहारा नहीं मिलेगा तो उसे घात लगाए जाने का डर नहीं होगा। लिनशेन ने इसे परखने के लिए एक सुनसान जगह ढूंढी, और अपने बाएं पैर से अपने दाहिने पैर पर कदम रखने के बाद फिर से ऊपर चढ़ने का एहसास वाकई शानदार था। कई बार कदम रखने के बाद, जैसे स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ते समय, वह एक बड़ी ऊंचाई पर पहुंच गया, और लिनशेन को अचानक एक बहुत ही परेशान करने वाली बात का एहसास हुआ। उसे नहीं पता था कि इतनी ऊंचाई से कैसे उतरना है। लानत है, लिनशेन खुद को थोड़ी देर के लिए गिरने दे सकता था, फिर स्वर्ग की सीढ़ी का उपयोग करके थोड़ी दूरी तक छलांग लगा सकता था, और फिर गिर सकता था और फिर से छलांग लगा सकता था, जब तक कि वह सीधे उतरने से पहले जमीन से बहुत अधिक ऊंचाई पर न हो। मेरे पास अब क्षमता है, लेकिन मुझे अभी भी तकनीक का अभ्यास करने की आवश्यकता है। लिनशेन ने वापस लौटने के बाद आरोही अंडे को दूर रख दिया। उसने अभी आरोही अंडे को हैच करने की योजना नहीं बनाई थी, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया भी तो वह इसका उपयोग नहीं कर पाएगा। म्यूटेटर, भले ही उनके पास कुंजी हो, वे आरोही पालतू कैप्सूल को सक्रिय नहीं कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए उनके पास संबंधित स्तर और ताकत होनी चाहिए। लिन मियाओ अभी भी लिन जियांगडोंग द्वारा वानरा बेस को रोकने के बारे में नहीं जानती थी। अगली सुबह उसने सी कॉर्न बेस में सामानों का एक बैच पहुंचाया। जाने से पहले उसने बार बार लिनशेन को उन खतरनाक जगहों पर न जाने की चेतावनी दी। लिन मियाओ को विदा करने के बाद लिनशेन ने सोचा कि क्या उसे बाई शेनफेई के साथ मिलकर रियल्म किंग प्लैनेट जाना चाहिए। उसके शरीर में विद्रोही भावना नहीं थी, न ही वह विद्रोही अवस्था में था, क्योंकि उसे लगा कि वह जगह अब उसके लिए खतरनाक नहीं थी। वह वास्तव में अपनी बड़ी बहन की अवज्ञा नहीं कर रहा था, है न? चौथा भाई अभी भी विश्वसनीय होना चाहिए, है न? बहुत झिझक के बाद लिनशेन ने फिर भी बाई शेनफेई को खोजने और रियल्म किंग प्लैनेट की यात्रा पर उसके साथ जाने का फैसला किया।
लेकिन जब तक वह बाई शेनफेई के घर पहुंचा, मालिक ने उसे बताया कि देवी कंसोर्ट 1 घंटे पहले ही दुकान से निकल चुकी थी। लिन शेन ने जल्दी से वेई वुफू को लॉकी पर्वत की ओर ले गया, बाई शेनफेई के वहां पहुंचने से पहले उसे खोजने की दौड़ में, तभी बहुत देर नहीं होगी। दोनों लोगों ने अपने घोड़ों को तेज गति से दौड़ाया और लगातार उनका पीछा करते रहे। फूल पथ और घाटियों से गुजरने के बाद भी उन्हें बाई शेनफेई और उसके साथियों का कोई निशान नहीं मिला। उनके दिलों में एक ठंडक तुरंत बैठ गई। कुछ गड़बड़ है। जैसे ही लिन शेन वापस मुड़ने वाला था, उसे अचानक एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और उसने दूर की पर्वत श्रृंखला की ओर देखा। उन असंख्य पहाड़ों के बीच एक लौकी के आकार की चोटी खड़ी थी, जो आसपास के परिदृश्य से बहुत ऊपर थी और दूसरे पहाड़ों से बहुत ऊंची थी। वेई, क्या तुम इसे देख रहे हो? लिन शेन को लगा कि उसकी आंखें उसे धोखा दे रही हैं। डार्क बर्ड के बिना वह लौकी पर्वत को कैसे देख सकता था? वेई वुफू ने सिर हिलाया। तो कोई गलती नहीं है, चलो जल्दी करते हैं, बाई शेनफेई और उसका समूह बस आगे ही होगा। लिन शेन ने सोचा कि ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि बाई शेनफेई अभी अभी अंदर आई थी, इसलिए वे लौकी पर्वत को देख पाए होंगे। उन्होंने अपनी गति बढ़ा दी और लौकी पर्वत की दिशा में दौड़ पड़े। लौकी पर्वत की तलहटी में पहुंचने पर उन्हें एहसास हुआ कि पर्वत वास्तव में काफी ऊंचा था। वेई, क्या तुम पिछली बार यहीं आए थे? लिन शेन ने ऊपर चढ़ते हुए वेई वुफू से पूछा। हाँ, तो ठीक है, चलो जल्दी से ऊपर चढ़ते हैं। गुफा का प्रवेश द्वार शिखर पर है ना? लिन शेन ने एक बार फिर पुष्टि की। हाँ, वेई, बकवास बंद करो, पर्वत पर चढ़ो। काफी प्रयास के बाद दोनों आखिरकार शिखर पर पहुंच गए, लेकिन फिर भी बाई शेनफेई और अन्य लोगों को नहीं देखा। जैसा कि वेई वुफू ने कहा था, शीर्ष पर एक गुफा थी। लिन शेन ने अंदर देखा और महसूस किया कि यह उतना अंधेरा नहीं था जितना वेई वुफू ने वर्णन किया था। चलो चलते हैं। वेई वुफू लिन शेन की हिचकिचाहट को बर्दाश्त नहीं कर सका और गुफा में कदम रखा। हालांकि वेई वुफू के प्रवेश करने के बाद वह अचानक जम गया। लिन शेन उसके पीछे पीछे अंदर आया, उसकी पीठ से टकराया, कुछ हद तक हताश होकर बोला, तुम क्यों रुके? कुछ ठीक नहीं है, वेई वुफू ने आगे देखते हुए खालीपन से कहा। क्या ठीक नहीं है? जैसे ही लिन शेन ने कहा, उसे पहले से ही समझ में आ गया कि क्या गड़बड़ है। वेई वुफू ने उसे बताया था कि पिछली बार जब वे यहाँ आए थे और काली काली गुफा में प्रवेश किया था, तो उन्हें तुरंत रियल्म किंग ग्रह पर ले जाया गया था। लेकिन अब जब वे गुफा के अंदर थे, तो वहां न तो काली काली गुफा थी और न ही इसने उन्हें रियल्म किंग ग्रह पर पहुंचाया था। क्या तुम्हें यकीन है कि यह वही गुफा है जहां तुम पहले गए थे? लिन शेन ने लंबे वेई वुफू के चारों ओर चक्कर लगाया और गुफा में झांका। अध्याय 106 यांत्रिक घड़ियां। दोनों ने एक दूसरे को देखा और लिन शेन ने थोड़ा सिर हिलाया। वेई वुफू ने एक पालतू कैप्सूल निकाला और उसे फेंक दिया। कैप्सूल जमीन पर गिरा और एक धातु के कुत्ते में बदल गया। वेई वुफू के आदेश के तहत कुत्ते ने अंदर एक चक्कर लगाया और कुछ भी असामान्य नहीं मिला। तभी दोनों राहत के साथ आगे बढ़े, अंदर विभिन्न वस्तुओं को देखा। अधिकांश अन्य वस्तुएं विशेष नहीं लग रही थीं, बस बिस्तर से कपड़े का एक टुकड़ा उठाया। इसका कपड़ा समय बीतने के कारण भंगुर हो गया था और यह एक हल्के झटके से टूट गया। बाकी सब कुछ बहुत बेहतर नहीं था, जिसने लिन शेन को हैरान कर दिया क्योंकि यहाँ सभी फर्नीचर लकड़ी के थे और कपड़ों के कपड़े या तो सूती या सिंथेटिक थे। इन फर्नीचर और कपड़ों में बेस म्यूटेशन धातु सामग्री का एक भी निशान नहीं था। इससे पता चलता है कि फर्नीचर और कपड़े 200 साल से भी पुराने हो सकते हैं। बेस वेरिएंट क्रिएचर्स के आने के बाद से मानव वस्तुओं में धीरे धीरे बेस म्यूटेशन सामग्री शामिल होने लगी थी। कुछ विशेष रूप से आवश्यक उत्पादों के अलावा बहुत कम लोग पूरी तरह से लकड़ी से फर्नीचर बनाते थे और ज़्यादातर कपड़ों में सुरक्षा के लिए धातु के रेशे मिलाए जाते थे। इस युग में सुरक्षा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। पूरी तरह से कपास या सिंथेटिक सामग्री से बने कपड़े प्रचलन से बाहर हो गए थे। कम से कम धातु के रेशों से बने कपड़े स्टील क्रिएचर्स से कुछ हद तक बचाव करते थे। ध्यान देने लायक कुछ और न पाकर लिन शेन ने अपनी नज़र टेबल पर धूल से ढकी घड़ी पर घुमाई, अपना डेथ पाउडर निकाला जो एक बंदूक में बदल गया और उसकी नोक का इस्तेमाल करके घड़ी को टेबल से उठा लिया। बिना किसी अजीब घटना के घड़ी को आसानी से उठा लिया गया क्योंकि धूल हर जगह गिर रही थी। उठाई गई घड़ी को वापस फर्श पर रखने और यह सुनिश्चित करने के बाद कि कोई असामान्य प्रतिक्रिया नहीं हो रही है, लिन शेन ने आखिरकार आराम किया और घड़ी को उठा लिया। उसने ध्यान से धूल को पोंछा और घड़ी ने तुरंत अपना असली रूप दिखा दिया। लिन शेन की उम्मीदों के विपरीत ये घड़ी डिज़ाइन में काले टेलीपोर्टर की तरह नहीं थी, हालांकि कुछ हद तक समान थी। सामग्री पूरी तरह से अलग थी। चाहे वह काली या सफ़ेद घड़ी थी, उनके डायल लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले स्टाइल के थे, जबकि यह एक यांत्रिक घड़ी थी जिसमें घंटे, मिनट और सेकंड के हाथ थे। हालांकि इसके डायल पर संख्याओं का चक्र सामान्य 12 घंटे की घड़ी के विपरीत 24 खंडों में विभाजित था। डायल पर संख्याओं के साथ एक छोटी खिड़की भी थी, संभवतः तारीख प्रदर्शित करने के लिए।
घड़ी का पट्टा और शरीर दोनों धातु के थे और डायल को कवर करने वाला कांच सामान्य कांच से अलग नहीं लग रहा था। हाथ नहीं चल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वह टूटा हुआ है। इससे लिन शेन निराश हो गए क्योंकि यह सिर्फ एक साधारण यांत्रिक घड़ी लग रही थी जो टूटी हुई भी थी। घड़ी के हाथों पर समय 10:03 पर स्थिर था और तारीख 1 थी। कम से कम यह एक प्राचीन वस्तु है, मुझे आश्चर्य है कि क्या यह अभी भी काम करती है, लिन शेन ने सोचा। उसके घर पर भी ऐसी ही पुरानी स्टाइल की मैकेनिकल घड़ी थी जिसे वह मौज मस्ती के लिए पहनता था, उसे यह बहुत बोझिल लगती थी। कुछ दिनों के बाद उसने इसे पहनना बंद कर दिया। इस तरह की मैकेनिकल घड़ी को घुमाने की ज़रूरत होती है और शायद ये टूटी नहीं थी, बस बहुत देर से खुली हुई थी, इसलिए यह बंद हो गई थी। उसने समय को एडजस्ट किया और फिर उसे घुमाया। घुरघुराहट। जिस क्षण लिन शेन ने एडजस्ट करना समाप्त किया और छोड़ा, उसके आसपास का दृश्य डेटा स्ट्रीम में धुंधला हो गया और सब कुछ अस्पष्ट हो गया। क्या बकवास है। धुंधलापन एक पल में खत्म हो गया। जैसे ही लिन शेन की दृष्टि साफ हुई, उसने पाया कि वह अब गुफा में नहीं है। उसके सामने एक के बाद एक लुढ़कती घास की पहाड़ियां थीं, जैसे हरे रेगिस्तानी टीलों का अंतहीन समुद्र। बेशक पहाड़ियों पर घास साधारण वनस्पति नहीं थी, जिसकी जड़ें और पत्तियां हरी धातु से बनी थीं। ये चीज़ वास्तव में एक टेलीपोर्टर है। लिन शेन ने अपने हाथ में घड़ी को देखा, आश्चर्यचकित। चूंकि यह चीज़ पुराने ज़माने की यांत्रिक घड़ी की तरह दिखती थी, इसलिए इसकी उच्च तकनीक वाली सामग्री पूरी तरह से छिपी हुई थी। समय बीत रहा था, लेकिन कोई उल्टी गिनती का टाइमर नहीं था, न ही उसे पता था कि यह उसे कब वापस टेलीपोर्ट करेगा। अब वह फिर से घड़ी के साथ छेड़छाड़ करने की हिम्मत नहीं कर सकता था, कहीं और अप्रत्याशित घटनाएं न हो जाएं, इसलिए उसने घड़ी को कुछ समय के लिए दूर रख दिया। इधर उधर देखने पर उसे वेई वुफू की आकृति नहीं दिखी। उसे नहीं पता था कि वेई को टेलीपोर्ट नहीं किया गया था या किसी अन्य स्थान पर भेज दिया गया था। सौभाग्य से उसके शरीर पर सब कुछ ठीक था। उसके चारों ओर लिप्टा डेथ पाउडर, उसकी कमर पर एंजल रिवॉल्वर और उसके बैकपैक में फीजाई सभी मौजूद थे। लिन शेन ने तुरंत अपनी बेस म्यूटेशन शक्तियों का इस्तेमाल किया, अपने पूरे शरीर को स्टील कारपेट से ढक लिया। ऐसी जगह पर जीवित रहना सर्वोच्च प्राथमिकता थी। बेस म्यूटेशन अवस्था में बने रहना एवोल्यूशन थ्योरी के सुदृढ़ीकरण और उत्परिवर्तन प्रभावों को भी उत्तेजित कर सकता है। जब तक वह एवोल्यूशन थ्योरी के समर्थन से सुपर बेस चेंज का उपयोग नहीं करता, तब तक लिन शेन इसे लगभग अनिश्चित काल तक बनाए रख सकता था, जो पहले से ही औसत म्यूटेटर की तुलना में बहुत अधिक मजबूत था। एक सामान्य म्यूटेटर कम से कम केवल कुछ घंटों के लिए बेस म्यूटेशन अवस्था को बनाए रख सकता है, और अधिक से अधिक कई दर्जन घंटों तक। युद्ध की तीव्रता के अनुसार खर्च बढ़ने से अवधि और भी कम हो सकती है, लेकिन कोई भी लिन शेन की तरह अनिश्चित काल तक बेस म्यूटेशन को बनाए नहीं रख सकता। उसने एंजल रिवॉल्वर से 3 कैप्सूल निकाले और उन्हें सीधे म्यूटेंट ब्लैक आर्मर्ड सेंटीपीड्स में सक्रिय कर दिया, जिससे वे अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इधर उधर बिखर गए। उसने उन्हें सीधे एंजल रिवॉल्वर से सक्रिय नहीं किया, क्योंकि उसे डर था कि गोली लगने से अनावश्यक परेशानी होगी। इन सब के बाद लिन शेन ने आखिरकार राहत की सांस ली और 3 म्यूटेंट ब्लैक आर्मर्ड सेंटीपीड्स को अपने से लगभग 50 मीटर दूर जाने का आदेश दिया, अपने चारों ओर उपग्रहों की तरह रास्ता साफ करते हुए, और धीरे धीरे आगे घास वाली ढलान की ओर रेंगना शुरू कर दिया। घास वाली ढलान के ऊपर खड़े होकर जहां तक वह देख सकता था, वहां घास की अंतहीन लहरदार पहाड़ियां थीं जो लहरों की तरह दिखती थीं। ढलानों पर केवल एक बड़ा पेड़ छिटपुट रूप से उग रहा था, जिनमें से कोई भी उन जगहों से मिलता जुलता नहीं था जहां वह पहले रियल्म किंग प्लैनेट पर गया था। ढलान के नीचे लिन शेन ने स्टील चिकन के एक समूह को भोजन की तलाश करते देखा। वे वास्तव में स्टील चिकन थे, जिनके पंख रहस्यमय काले लोहे की तरह काले और चमकदार थे। स्टील के पंजे और लोहे की चोंच थी, एक चोंच से खून बहने लगता था। 1 दर्जन या उससे अधिक स्टील चिकन ढलान के नीचे घूमते थे, कभी कभी घास में चोंच मारते और जो कुछ भी मिलता उसे निगल जाते। लिन शेन ने कुछ देर तक बारीकी से देखा और फिर महसूस किया कि स्टील चिकन एक प्रकार के धातु के कीड़े को खा रहे थे। ये जीव लिन शेन के म्यूटेंट ब्लैक आर्मर्ड सेंटीपीड के रिश्तेदार थे, जो कि एक प्रकार का सेंटीपीड भी था, हालांकि स्टील लेवल बहुत कम था। लिन शेन को स्टील चिकन और स्टील सेंटीपीड में कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि धातु के जीवों से मिलने वाली सामग्री का कोई मूल्य नहीं था। इतने सारे पीछा करने और चढ़ने के बाद भूख लगती है। मैं कुछ स्टील मुर्गियों को मार डालूंगा और अपनी भूख मिटाने के लिए कुछ बेस म्यूटेशन फ्लूइड पी लूंगा। लिन शेन कुछ मुर्गियों को मारने के लिए ढलान से नीचे उतरने ही वाला था कि अचानक मुर्गियों ने घबराकर चहचहाना शुरू कर दिया। 1 मीटर से ज्यादा लंबा एक रंगीन और पैटर्न वाला विशाल जहरीला बहुरंगी सेंटीपीड घास के नीचे से निकला। उसने एक स्टील चिकन को काट लिया और एक ही वार में उसकी गर्दन तोड़ दी। बाकी स्टील चिकन अफरा तफरी में डूब गए और कुछ ही पलों में कई और चिकन को काटकर मार दिया गया। ये प्राणी जरूर एक उत्परिवर्ती होगा। लिन शेन ने बहुरंगी लोहे के सेंटीपीड को खुशी से देखा। आखिरकार ये ठीक ऐसे ही प्राणी थे जिनके लिए वह रियल्म किंग प्लैनेट पर आया था।
बिना किसी हिचकिचाहट के उसने म्यूटेंट ब्लैक आर्मर्ड सेंटीपीड में से एक को उसके पास उड़ा दिया। वास्तव में म्यूटेंट ब्लैक आर्मर्ड सेंटीपीड उड़ सकते थे, उनके पंख सिकाडा जैसे होते थे जो आमतौर पर उनके काले कवच के नीचे छिपे होते थे। चाहे वह कितना भी बड़ा या उत्परिवर्तित क्यों ना हो, बहुरंगी लौह सेंटीपीड स्टील लेवल का होने के कारण क्रिस्टल बेस लेवल ब्लैक आर्मर्ड सेंटीपीड के सामने कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। यह एक ही वार से तुरंत मारा गया। जब बहुरंगी लौह सेंटीपीड मारा गया तो लिन शेन ने अपनी जेब में रखी घड़ी को कंपन करते हुए महसूस किया। इसे बाहर निकालते हुए उसने देखा कि कांच की सतह पर एक पारदर्शी डिस्प्ले जैसा कुछ दिखाई दे रहा था जो उसे कुछ जानकारी दिखा रहा था। एक उत्परिवर्ती स्टील प्राणी विशाल जहरीले बहुरंगी सेंटीपीड को मार डाला। विशाल जहरीले बहुरंगी सेंटीपीड के भीतर विषाक्त पदार्थों से युक्त बेस म्यूटेशन द्रव का पता चला जो सीधे उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है। कितना उन्नत! लिन शेन ने घड़ी की परिष्कार पर आश्चर्य व्यक्त किया और मनमौजी ढंग से डिवाइस से कहा, मुझे मेरी अपनी जानकारी दिखाओ। घड़ी ने वास्तव में उसका आदेश प्राप्त किया और पहले की तरह ही उसकी जानकारी प्रदर्शित की। उपयोगकर्ता की कमजोरी को देखते हुए कृपया सावधानी से आगे बढ़ें। घड़ी ने अंत में एक गर्म टिप भी शामिल की। अध्याय 107 घास काटने और जड़ को खत्म करने का संयोजन। निश्चित रूप से ये गैजेट कृत्रिम बुद्धिमत्ता से लैस है। मुझे ये पता था, लिन शेन ने खुद से कहा। इतने उच्च तकनीक वाले उपकरणों के साथ इसमें मस्तिष्क की कमी कैसे हो सकती है? लेकिन ये बात क्यों नहीं कर सकता और केवल पाठ संदेश भेज सकता है? उसने इसके बारे में कोई झंझट नहीं की और इसके बजाय इसका उपयोग कैसे करना है ये स्पष्ट करने पर ध्यान केंद्रित किया। ऐसा करने से पहले लिन शेन ने विशाल जहरीले बहुरंगी सेंटीपीड के शरीर से बेस म्यूटेशन द्रव एकत्र किया। वह उत्परिवर्तन सामग्री भी चाहता था लेकिन उन्हें ले जाना बहुत बोझिल था। उत्परिवर्ती जीवों की संख्या को देखते हुए जिन्हें उसे अभी भी शिकार करना पड़ सकता था, यह अनिश्चित था कि क्या वह उन सभी को अपने साथ ले जा सकता है। जैसे ही वह इस बारे में चिंतित हुआ, डेथ पाउडर तैर कर आया। उसका शरीर सूज गया जो अपने पिछले परिवर्तनों के दौरान की तुलना में और भी बड़ा दिखाई दे रहा था। लिन शेन की अनुमति से उसने उत्परिवर्तित सेंटीपीड की लाश को सिर्फ एक बार में निगल लिया और फिर जल्दी से अपनी पतली अवस्था में वापस आ गया, लिन शेन के चारों ओर घूमता हुआ। लिन शेन के इस तरह हस्तक्षेप करने से स्टील सेंटीपीड डरकर भाग गए, भूमिगत हो गए। चूंकि लिन शेन उनका पीछा करने के मूड में नहीं था, इसलिए वह घास की ढलान पर बैठ गया और घड़ी से संवाद करने का प्रयास किया, इसके कार्यों को समझने के लिए उत्सुक था। आपके पास क्या विशेषताएं हैं? डिवाइस में खराबी, उपयोगकर्ता के सवालों का जवाब देने में असमर्थ। क्या कोई उपयोगकर्ता मैनुअल है? डिवाइस में खराबी, आंतरिक फाइलें गायब हैं, मैनुअल का पता लगाने में असमर्थ। मैं टेलीपोर्टेशन समय कैसे सेट करूं? ट्रांसपोर्ट सेटिंग्स इस प्रकार हैं। 1. तारीख समायोजित करें। 2. सटीक समय सेट करें, घंटे, मिनट, सेकंड। 3. कुछ समय बाद लिन शेन को आखिरकार समझ में आ गया कि घड़ी शैली के टेलीपोर्टर का उपयोग कैसे किया जाता है। ये घड़ी वास्तव में उसे टेलीपोर्टेशन का समय निर्धारित करने की अनुमति दे सकती थी। तिथि प्रवेश करने के लिए दिनों की संख्या को दर्शाती है और घड़ी की सुइयां स्वचालित वापसी के लिए सेकंड तक सटीक समय निर्धारित करती हैं। लिन शेन ने समय सुबह 11:23 बजे निर्धारित किया, जिसमें तिथि 1 थी, जिसका मतलब था कि वह अगले दिन सुबह 11:23 बजे तक ही यहाँ रहेगा और फिर घड़ी उसे वापस टेलीपोर्ट कर देगी। लिन शेन को लगा कि घड़ी में इससे कहीं ज्यादा फंक्शन है, लेकिन खराबी के कारण वह अधिक जानकारी नहीं निकाल सका। ये संभावना थी कि वह अन्य सुविधाओं का उपयोग भी नहीं कर सकता था। आखिरकार अगर घड़ी बरकरार थी तो इसका मालिक इसे अपने साथ क्यों नहीं ले जाएगा? फिर भी ये घड़ी पहले से ही प्राकृतिक व्यवस्था का उल्लंघन कर रही थी। इस घड़ी के साथ वह जब चाहे टेलीपोर्टेशन के लिए समय निर्धारित कर सकता था। अब उसे लौकी पर्वत और दायरे के राजा की खेती करने वाले उपकरण पर जाने की जरूरत नहीं थी। सिर्फ इसके लिए इसका मूल्य अथाह था। यह रहस्य था कि गुफा का मालिक ऐसी घड़ी छोड़कर गया था। दुर्भाग्य से उसे गुफा में एक भी शब्द लिखा हुआ नहीं मिला, न ही उसके मालिक के बारे में कोई जानकारी। ये जानते हुए कि वह जल्द ही वापस आ जाएगा, लिन शेन ने और अधिक समय तक निष्क्रियता नहीं बरती। उसने सबसे पहले विशाल जहरीले बहुरंगी सेंटीपीड से कुछ बेस म्यूटेशन द्रव को अपने होठों के कोने पर लगाया, लेकिन उसे कोई असर महसूस नहीं हुआ। थोड़ी देर प्रतीक्षा करने के बाद उसे एहसास हुआ कि कुछ विषयों को प्रभाव डालने के लिए रक्त के संपर्क में आने की आवश्यकता हो सकती है। इसलिए लिन शेन ने अपनी उंगली को थोड़ा सा काटा और उस पर बेस म्यूटेशन द्रव को लगाया, जिससे तुरंत प्रतिक्रिया हुई। विष काफी शक्तिशाली थे, उसका घाव बहुत जल्दी काला हो गया। सौभाग्य से विकास सिद्धांत भी सक्रिय हो गया और कुछ ही समय में काले हो चुके घाव से काला द्रव निकलने लगा। ये और भी खराब लग रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद काला द्रव धीरे धीरे गायब हो गया और घाव काले से वापस मांस के रंग का हो गया। अंततः फिर से ताज़ा खून बहने लगा।
विकास सिद्धांत के कारगर साबित होने के बाद लिन शेन ने आत्मविश्वास के साथ बेस म्यूटेशन फ्लूइड की एक बड़ी मात्रा निगल ली। विशाल जहरीले बहुरंगी सेंटीपीड के बेस म्यूटेशन फ्लूइड को अवशोषित किया। बेस म्यूटेशन दर जोड़ 0। विशाल जहरीले बहुरंगी सेंटीपीड के बेस म्यूटेशन फ्लूइड को अवशोषित किया। बेस म्यूटेशन दर जोड़ 0। विशाल जहरीले बहुरंगी सेंटीपीड के बेस म्यूटेशन फ्लूइड को अवशोषित किया। बेस म्यूटेशन दर जोड़ 1। उत्परिवर्ती बेस म्यूटेशन फ्लूइड को निगलने के बाद कुछ समय बाद विकास सिद्धांत के साथ प्रतिक्रिया के कारण उसे अंततः बेस म्यूटेशन दर का थोड़ा सा हिस्सा प्राप्त हुआ। मेरा बेस म्यूटेशन रेट, मैं आ रहा हूँ। लिन शेन 3 म्यूटेटेड ब्लैक आर्मर्ड सेंटीपीड्स के साथ अपनी शिकार यात्रा शुरू की। वह जिस घास की ढलान पर था वह उस समुद्र तट से बहुत दूर रहा होगा जहां वह पहले गया था, संभवतः उसी महाद्वीप पर भी नहीं। यहाँ बेस वेरिएंट जीव समुद्र के किनारे के जीवों से पूरी तरह से अलग थे, जिनमें आयरन हेंस सबसे आम थे और विभिन्न प्रकार के जहरीले कीड़े थे। लिन शेन ज्यादा दूर नहीं गया था कि उसे जहरीले टोडों के झुंड का सामना करना पड़ा और यहाँ तक कि उनमें से एक म्यूटेंट भी मिला। उस म्यूटेटेड जहरीले टोड ने उसके बेस म्यूटेशन रेट में योगदान दिया। जब उसने म्यूटेटेड जहरीले टोड को मारा तो उसकी घड़ी ने उसे ये भी सूचित किया कि उसके अंदर एक बेस म्यूटेशन अंडा विकसित हो रहा है। इसके बाद उसने एक म्यूटेटेड विषैले सांप, एक म्यूटेटेड बिच्छू और एक म्यूटेटेड ड्रैगनफ्लाई का शिकार किया, जिससे उसका बेस म्यूटेशन रेट 11 पॉइंट तक पहुंच गया। घास के इस टुकड़े में लिन शेन ने जो बेस वेरिएंट जीव देखे वे सभी स्टील लेवल पर थे। उसने एक भी एलॉय क्रिएचर का सामना नहीं किया था, हालांकि विविधता काफी विशाल थी। ये जगह और समुद्र तट बस 2 चरम सीमाएं हैं। समुद्र तट पर उच्च स्तरीय म्यूटेंट आसानी से दिखाई देते हैं और स्टील लेवल के जीवों को देखना दुर्लभ है। यहाँ ये सब निम्न स्तरीय सामान है। लिन शेन को लगा कि यह भी बुरा नहीं था, क्योंकि वह सुरक्षित रूप से स्टील के जीवों का शिकार कर सकता था और एवोल्यूशन थ्योरी उसकी रक्षा कर रही थी, जिससे वह सभी जहरों से प्रतिरक्षित हो गया। ये जगह उसके लिए स्वर्ग जैसी थी। हो सकता है कि अन्य लोग उच्च स्तरीय बेस वेरिएंट जीवों की खोज करना चाहते हों, लेकिन लिन शेन यहाँ म्यूटेंट स्टील जीवों का शिकार करके संतुष्ट था। उसने रास्ते में सभी प्रकार के जहरीले कीड़ों को मार डाला। वे जहरीले कीड़े प्रकार के बेस वेरिएंट जीव वास्तव में सभी आकार और रूप थे। कुछ उसके ग्रह के जीवों के समान दिखते थे, जबकि अन्य पूरी तरह से अलग थे। अपनी घड़ी के संकेतों के बिना लिन शेन उनका नाम नहीं बता पाता। आयरन हेंस के अलावा यहाँ सभी बेस वेरिएंट जीव जहरीले थे। अगर उनके एवोल्यूशन थ्योरी के लिए नहीं होता तो अलॉय लेवल या क्रिस्टल बेस लेवल पर भी किसी के लिए इतना आसान समय नहीं होता। एक उच्च स्तरीय म्यूटेटर को जहरीली मधुमक्खियों के आसमान को काला करने वाले झुंड का सामना करना पड़ता है। शायद उन्हें उनसे निपटने में मुश्किल होगी जब तक कि वह अपनी बेस म्यूटेशन शक्ति समाप्त होने से पहले सभी जहरीली मधुमक्खियों को न मार सके। ये बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि उन जहरीली मधुमक्खियों की संख्या हजारों में थी, अगर दसियों हजार नहीं, बड़े झुंडों में तो और भी ज्यादा थी। एक साधारण म्यूटेटर के लिए उन्हें पूरी तरह से खत्म करना असंभव था। लिन शेन ने बेस म्यूटेटेड अवस्था में रहने की अपनी क्षमता और जहर के प्रति अपनी प्रतिरोधक क्षमता पर भरोसा करते हुए घने झुंड का सामना किया और म्यूटेटेड बीक्वीन को मारने में कामयाब रहे। इसके बाद उन्होंने बची हुई जहरीली मधुमक्खियों को नज़रअंदाज कर दिया और उन्हें अपनी मर्जी से डंक मारने दिया। बेशक वह 3 उत्परिवर्तित काले बख्तरबंद सेंटीपीडों को कार्रवाई करने के लिए कहकर चीज़ों को सरल बना सकता था। लिन शेन ने ऐसा नहीं किया क्योंकि वह अपनी छुरा घोंपने की तकनीक का अभ्यास करना चाहता था, जिसमें जहरीली मधुमक्खियों को एक एक करके मारने के लिए डेथ पाउडर का इस्तेमाल किया जाता था। डेथ पाउडर का सुपर कोएगुलेशन ठीक वैसे ही काम करता था जैसा लिन शेन ने उम्मीद की थी। जैसे ही ये किसी प्राणी को छेदता, अंदर का बेस म्यूटेशन लिक्विड जमना शुरू हो जाता, जिससे बेस वेरिएंट प्राणी धीरे धीरे हिलने डुलने की क्षमता खो देता और स्टील की मूर्ति में बदल जाता। उसने जिन उत्परिवर्तित प्राणियों को मारा उन सभी को डेथ पाउडर ने खा लिया, जो काफी चुस्त हो गया था, जो उत्परिवर्तित न हो ऐसी कोई भी चीज खाने से इनकार कर रहा था। लिन शेन ने उत्परिवर्तित प्राणियों का शिकार करने के लिए समय का लाभ उठाया। घास की ढलानों का छोटा अधिपति बन गया, जहरीले कीड़ों का अभिशाप, छोटा कीट नियंत्रण विशेषज्ञ, अनगिनत स्टील के जहरीले कीड़ों को मार डाला और इस प्रक्रिया में कुछ उत्परिवर्ती अंडे प्राप्त किए, जिनमें से सभी फैटी ने खा लिए। एक बार लिन शेन को जहरीली चींटियों का एक घोंसला भी मिला और उसने कई अंडे खोदे, जिन्हें उसने फैटी को नाश्ते के रूप में खिलाया। डेथ पाउडर और फैटी, एक ने लाशें खा ली और दूसरे ने बेस म्यूटेशन के अंडे, एक ऐसा कॉम्बो बनाया जिसने पीछे कुछ भी नहीं छोड़ा। सौभाग्य से लिन शेन को अब उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी। वे अपना पेट भर खा सकते थे और इससे उसे कोई परेशानी नहीं हुई। समय सीमा नज़दीक आ रही है। क्या आप वर्तमान निर्देशांक रिकॉर्ड करना चाहेंगे? आप अगली बार इन निर्देशांकों पर टेलीपोर्ट करना चुन सकते हैं। जैसे ही समय समाप्त होने वाला था, घड़ी फिर से कंपन करने लगी, ये संदेश प्रदर्शित करते हुए, तो कोई टेलीपोर्टेशन स्थान चुन सकता है। लिन शेन ने आश्चर्य से कहा, यह महसूस करते हुए कि उसे अब बेतरतीब ढंग से टेलीपोर्ट नहीं किया जाएगा।
अध्याय 108 मिनोटॉर। समय उसकी आंखों के सामने से गुजरा और पलक झपकते ही लिन शेन वापस उसी गुफा में पहुंच गया जहां वह पहले था, बिल्कुल उसी जगह, जैसे कि वह बिल्कुल भी हिला ही न हो। लेकिन जब उसने चारों ओर देखा तो वेई वुफू कहीं नजर नहीं आया। क्या वेई वुफू को अंदर टेलीपोर्ट किया गया था या वह वापस चला गया है? लिन शेन ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी। वेई वुफू के चरित्र को देखते हुए अगर उसे टेलीपोर्ट नहीं किया गया होता तो वह निश्चित रूप से लिन शेन का यहाँ इंतजार करता। हालांकि घड़ी को केवल उपयोगकर्ता को टेलीपोर्ट करना था, इसलिए उसे वेई वुफू को उसके साथ टेलीपोर्ट नहीं करना चाहिए था। अब जबकि वेई वुफू कहीं नजर नहीं आ रहा था, लिन शेन को यकीन नहीं था कि क्या हुआ था। लिन शेन गुफा से बाहर निकला और गॉड माउंटेन के चारों ओर खोज की, लेकिन फिर भी वेई वुफू का कोई निशान नहीं मिला, जिसने उसे बहुत हैरान कर दिया। क्या उसे वास्तव में अंदर टेलीपोर्ट किया गया था? लिन शेन ने समय की गणना की। यदि वेई वुफू को किसी अन्य तरीके से ले जाया जाता तो उसके लौटने से पहले उसके पास 3 दिन की सीमा होती। रियल्म किंग प्लैनेट पर लिन शेन द्वारा बिताए गए 1 दिन को हटा दें तो वेई वुफू के लौटने में 2 दिन और लगेंगे। इस विचार के साथ लिन शेन ये देखने के लिए गॉड माउंटेन से नीचे उतरे कि क्या वह घड़ी को अपने साथ ले जा सकते हैं। जैसी कि उम्मीद थी, गॉड माउंटेन छोड़ने के बाद घड़ी उनके साथ रही और काली घड़ी की तरह गायब नहीं हुई। उन्होंने घाटी में एक सुनसान जगह ढूंढी, घड़ी पर समय समायोजित किया और टेलीपोर्टर को फिर से सक्रिय किया। इस बार लिन शेन ने टाइमर को 47 घंटे के लिए सेट किया। यदि वेई वुफू 3 दिन की सीमा पर था तो लिन शेन उससे ठीक पहले वापस आ सकेंगे। घाटी डार्क बर्ड बेस पर वापस जाने के लिए आवश्यक मार्ग भी थी, इसलिए उन्हें वेई वुफू को नहीं छोड़ना चाहिए। टेलीपोर्टेशन शुरू हुआ और निर्देशांक चुनने के बाद लिन शेन को एहसास हुआ कि निर्देशांक के 2 सेट थे। एक घास वाली ढलान थी जिसे उसने रिकॉर्ड किया था और दूसरी उसके लिए अज्ञात थी, शायद घड़ी के मूल मालिक द्वारा सेट की गई थी। लिन शेन ने बेतरतीब ढंग से प्रयास करने की हिम्मत नहीं की और कर्तव्यनिष्ठा से घास वाली ढलान पर चला गया ताकि एक बार फिर एक कुशल कीटनाशक हाथ बन सके। वास्तव में वह घास वाली ढलान पर प्रकट हुआ जहां से वह पहले चला गया था। अपनी स्वयं की जानकारी की जांच करते हुए उसने देखा कि उसकी बेस म्यूटेशन दर पहले से ही 23% तक पहुंच चुकी थी, अभी भी मिश्र धातु तक पहुंचने से कुछ दूर थी। उत्परिवर्ती जहरीले कीड़े, कांपना शुरू करो, तुम्हारे दादाजी वापस आ गए हैं। लिन शेन ने अपने घोड़े को पुकारा और घास वाली ढलान पर तेजी से सरपट दौड़ा, नए लक्ष्यों की तलाश में। जब लिन शेन पागलपन से कीड़ों को मार रहा था तब जिनशुई झील पर रियलम किंग कल्टीवेशन डिवाइस आखिरकार फिर से शुरू हो गई। प्रमुख परिवारों के आरोही, जो शुरू में बहुत उत्साहित थे, अब और खुश नहीं हो पा रहे थे। रियलम किंग का ट्रांसपोर्ट डिवाइस केवल बेस वेरिएंट को रियलम किंग प्लैनेट में भेजने में सक्षम निकला। बेस वेरिएंट को गायब होते देखना जबकि एस्केंडर्स अपनी जगह पर ही जड़वत बने रहे, माहौल कुछ अजीब सा हो गया। शुरू में वे जल्द से जल्द रियल्म किंग प्लैनेट में प्रवेश करना चाहते थे और फिर बड़े पैमाने पर नरसंहार करना चाहते थे, खासकर क्रिस्टल बेस संसाधनों और उत्परिवर्तित क्रिस्टल बेस का, लेकिन उनके निराशा के लिए वे अंदर भी नहीं जा सके। इतने सारे एस्केंडर्स ने इतने लंबे समय तक इंतजार किया, केवल अंत में संसाधनों के लिए लड़ने के लिए उन बेस वेरिएंट पर निर्भर रहना पड़ा। झेंग परिवार के साथ वास्तव में अन्याय हुआ है। उन्होंने एक एस्केंडर खो दिया और इस चीज के लिए 5 और अपंग हो गए, फिर भी एस्केंडर्स बिल्कुल भी प्रवेश नहीं कर सकते, ओयांग जुमियाओ ने खुद से कहा, क्योंकि वह लगभग निर्जन शिविर को देख रहा था। इस तरह से देखने पर रियल्म किंग कल्टीवेशन डिवाइस की परिवहन सीमा इतनी बड़ी नहीं है। अगली बार हम ज्यादा क्रिस्टल बेस भेजेंगे। इस बार हम तैयार नहीं थे और हमारी तरफ से सिर्फ 6 क्रिस्टल बेस ही अंदर गए। आपके बारे में क्या? ओयांग युदू अंदर गया है न? जुन जियान ने आकर कहा। वह अंदर गया। युदू को मिलाकर हमने सिर्फ 5 क्रिस्टल बेस भेजे, जो तुमसे भी कम थे। कौन जानता था कि यह चीज सिर्फ बेस वेरिएंट को ही ले जा सकती है? ओयांग जुमियाओ ने कुछ हद तक असहाय होकर जवाब दिया। ये भी बुरा नहीं है, रियल्म किंग प्लैनेट के संसाधनों को थोड़े समय में आरोही द्वारा लूटा नहीं जाएगा। ये युवा पीढ़ी को भी परीक्षणों का अनुभव करने की अनुमति देता है, इसलिए यह एक पत्थर से 2 पक्षियों को मारने जैसा है। जुन जियान ने आसमान की ओर देखते हुए कहा। रियल्म किंग कल्टीवेशन डिवाइस ने एक बार फिर से फर्मेंट प्रोजेक्शन सिस्टम को सक्रिय किया, जिससे उन लोगों की छवियां प्रक्षेपित हुईं। ओयांग जुएमियाओ ने ओयांग युडू और ओयांग परिवार के कुछ अन्य क्रिस्टल बेस को एक साथ देखा, अलग नहीं, और वह राहत की सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका। ये सच था कि ओयांग युडू अविश्वसनीय रूप से मजबूत था, म्यूटेटर के बीच लगभग अजेय। लेकिन रियल्म किंग ग्रह बहुत अजीब था। कौन जानता था कि विचित्र क्षमताओं वाले किस तरह के बेस वेरिएंट जीव मौजूद हो सकते हैं। अगर कोई सावधान नहीं रहा तो एक क्रिस्टल बेस भी मौत की संभावना का सामना कर सकता है। कई क्रिस्टल बेस एक साथ एक दूसरे की देखभाल करते हुए कुछ गलत होने की संभावना बहुत कम थी। जहां तक उस देवदूत की बात है जो लोगों को लूटता था, ओयांग युडू ने एक बार कहा था कि वह इस तथाकथित लूटने वाले देवदूत से मिलना चाहता था।
लिन शेन के दिमाग में अचानक एक संकेत आया, बलिदान जोड़ 1। उसने खुद से कहा, क्या बाई शेनफेई की तरफ से कोई मर गया? लिन शेन को नहीं पता था कि प्रमुख परिवारों के हजारों लोग पहले ही रियल्म किंग ग्रह में प्रवेश कर चुके थे। उसने सोचा कि बाई शेनफेई की तरफ से कोई मर गया है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि यह संभवतः बाई शेनफेई की तरफ से कोई नहीं था जो मर गया था। उसने अनुमान लगाया कि रियल्म किंग कल्टीवेशन डिवाइस फिर से सक्रिय हो गई थी, क्योंकि उसके दिमाग में लगातार संकेत आ रहे थे, बलिदान जोड़ 1, और उसके शरीर से एक लाल चमक निकल रही थी। इस छोटी सी अवधि में 1 दर्जन से ज्यादा लोग मर चुके थे। बाई शेनफेई की तरफ से कुल मिलाकर इतने लोग नहीं थे, इसलिए इतने सारे लोगों का मरना असंभव था। हो सकता है कि रियल्म किंग कल्टीवेशन डिवाइस द्वारा टेलीपोर्ट किए गए लोग हों, जिनमें से कुछ को खतरनाक जगहों पर भेजा गया था और वे पहुंचने के तुरंत बाद मारे गए, लिन शेन ने सोचा, क्योंकि उसने महसूस किया कि उसके भीतर की ताकत बढ़ रही थी और उसने जल्दी से बलि प्रभामंडल को छिपा दिया। उसका अनुमान गलत नहीं था, उन दर्जन भर म्यूटेटरों को वास्तव में विशेष रूप से खतरनाक स्थानों पर टेलीपोर्ट किया गया था। हालांकि उनका सामना केवल मिश्र धातु जीवों के एक समूह से हुआ था। दुर्भाग्य से वे केवल साधारण स्टील म्यूटेटर थे, जिन्हें शिविर में आपूर्ति और भोजन प्रदान करने का काम सौंपा गया था, और अप्रत्याशित रूप से उन्हें भी टेलीपोर्ट कर दिया गया, जहां वे मिश्र धातु जीवों के समूह में भाग गए और तुरंत नष्ट हो गए। उन प्रमुख परिवारों के आरोही अब तक आ जाने चाहिए थे। मुझे उनके द्वारा निशाना न बनाए जाने के लिए सावधान रहना होगा। लिन शेन किसी को भी उसे मारने का मौका नहीं देना चाहता था। उसने अपने घोड़े पर लापरवाही से हमला करने से परहेज किया और इसके बजाय अपने घोड़े को छिपा दिया, घास की ढलान पर जहरीले कीड़ों की सावधानीपूर्वक खोज की। वह इस समय रियल्म किंग ग्रह पर 20 घंटे से अधिक समय से था और उसका बेस म्यूटेशन दर बढ़कर 31 हो गया था। चूंकि बेस म्यूटेशन दर को उसी प्रजाति के जहरीले कीड़ों द्वारा नहीं बढ़ाया जा सकता था, भले ही वे उत्परिवर्तित हों, बेस म्यूटेशन दर में वृद्धि की गति धीमी हो गई थी। वह क्या है? लिन शेन घास की ढलान के आधार से ऊपर चढ़ ही रहा था कि उसने देखा कि एक आकृति अचानक दूर की दूसरी घास की ढलान पर दिखाई दी। लिन शेन तुरंत उसी स्थान पर जमीन पर लेट गया, अपने दर्पण जैसे कवच को पीछे खींच लिया, जो बहुत ही आकर्षक था। शुरू में लिन शेन ने सोचा कि यह आकृति उन प्रमुख परिवारों में से एक हो सकती है जिन्हें टेलीपोर्ट किया गया था, लेकिन करीब से देखने पर पता चला कि कुछ गड़बड़ है। उस व्यक्ति के सिर पर बैल के सींगों की एक जोड़ी थी। क्या बात है, क्या यह मिनोटॉर है? लिन शेन की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। मिनोटॉर लगभग 2 मीटर 45 लंबा था, जो अधिकांश मनुष्यों से बहुत लंबा था। इसके चेहरे पर मानव और गोजातीय दोनों की विशेषताएं थीं, और इसके सिर के ऊपर बैल के सींगों के साथ यह अविश्वसनीय रूप से अजीब लग रहा था। इसने अजीबोगरीब पोशाक पहनी थी, जो बॉडी सूट की तरह टाइट थी। काले और चिकने कपड़े इसके शरीर से कसकर चिपके हुए थे, हर मांसपेशी को उभार रहे थे, जो गोमांस के टेंडन की तरह उभरी हुई थी। तियानशिन के अलावा क्या कोई अन्य विदेशी जातियां हैं जो रियल्म किंग ग्रह में प्रवेश करना जानती हैं? लिन शेन ने भ्रम और अटकलों से भरे हुए मिनोटॉर को देखा। अध्याय 109 सुपर बनिंग। मिनोटॉर ने अपनी कलाई पर एक घड़ी भी पहनी थी, और यह काले रंग की थी, ठीक वैसे ही जैसे लिन शेन ने पहली बार टेलीपोर्टेशन डिवाइस पहनी थी। इधर उधर देखने पर भी जब उसे कोई इंसान या बेस वेरिएंट प्राणी नहीं मिला, तो मिनोटॉर ने अपने साथ ले जा रहे बैग को उतार दिया और उसमें से कुछ सामान निकाला। यह क्या है? लिन शेन ने देखा कि मिनोटॉर ने 3/4 मोटरसाइकिल हेलमेट जैसा कुछ पहना हुआ था और फिर इधर उधर देख रहा था। लिन शेन को तुरंत लगा कि कुछ ठीक नहीं है, और निश्चित रूप से जब मिनोटॉर की नज़र उस जगह पर गई जहां वह था, तो वह रुक गया। मिनोटॉर के मुंह के कोने पर एक भयावह मुस्कान दिखाई दी जब उसने बैग से निकाली गई कई ट्यूबों को एक डबल ब्लेड बैटल कुल्हाड़ी में जोड़ा। डबल ब्लेड बैटल कुल्हाड़ी काफ़ी अनोखी थी, जो ज़्यादातर मिश्र धातु से बनी थी, जिसमें ब्लेड लाल क्रिस्टल और शाफ्ट पर क्रिस्टल पैटर्न थे। अगले ही पल मिनोटॉर ने अचानक अपनी बेस म्यूटेशन शक्ति का इस्तेमाल किया, और एक काले मिश्र धातु युद्ध कवच ने जल्दी से उसके पूरे शरीर को ढक लिया। उसका बड़ा शरीर और भारी कवच उसे एक भारी मशीन योद्धा की तरह दिखा रहा था। जैसे ही उसने अपनी बेस म्यूटेशन शक्ति का इस्तेमाल किया, लिन शेन को एहसास हुआ कि तंग कपड़े फटे नहीं थे, इसके बजाय बेस म्यूटेशन पदार्थ तंग कपड़ों के माध्यम से कारपेट बनाने के लिए गुजर गया था। ये काफ़ी जादुई था। लिन शेन के मातृ ग्रह पर म्यूटेटर आमतौर पर बेस म्यूटेशन शक्ति का उपयोग करते समय नुकसान से बचने के लिए ढीले वस्त्र पहनते थे। उसने पहले कभी ऐसे हाई-टेक उत्पाद नहीं देखे थे। मिनोटॉर एक पालतू कैप्सूल का भी उपयोग कर सकता था, और एक पल में एक बड़े काले मिश्र धातु बैल को बुलाया और इस दिशा में चार्ज करने के लिए उस पर सवार हो गया। उसने मुझे कैसे पाया? ये वह हेलमेट होना चाहिए। लिन शेन की आंखें मिनोटॉर के उपकरणों पर टिकी थीं और वे चमकने लगीं। एक मिश्र धातु स्तर का एलियन घमंड करने लायक नहीं था। तियानशिन आखिरकार क्रिस्टल बेस की थी, और उसने एंजल रिवॉल्वर उससे छीन ली थी। यह मिनोटॉर सिर्फ एक अलॉय लेवल का था, तियानशिन से कहीं कमतर, इसलिए लिन शेन स्वाभाविक रूप से इससे नहीं डरता था।
फिर भी लिनशेन ने तुरंत बेस म्यूटेशन करवाया। मेराकार्पेस उसके पूरे शरीर में लिपटा हुआ था और उसका दाहिना हाथ उसकी पीठ के पीछे था। उसने एंजल रिवॉल्वर को अपनी उंगली से ट्रिगर पर पकड़ रखा था और किसी भी समय फायर करने के लिए तैयार था। 3 उत्परिवर्तित ब्लैक आर्मर्ड सेंटीपीड जो पास में छिपे हुए थे, लिनशेन के चारों ओर 3 अलग अलग बिंदुओं से घात लगाए हुए थे, किसी भी समय हमला करने के लिए तैयार थे। यहाँ तक कि अलॉय लेवल मिनोटॉर का सामना करते समय भी लिनशेन अपना सब कुछ देने के लिए तैयार था। वह बिना किसी अच्छे कारण के हमला नहीं करेगा, लेकिन जब वह करता था तो उसे एक जोरदार प्रहार करना होता था जिससे दुश्मन को कोई मौका नहीं मिलता था। मिनोटॉर ने देखा कि लिनशेन इंसान था और स्टील लेवल का इंसान था, इसलिए वास्तव में रुक गया और हमला जारी नहीं रखा। इंसान, मुझे यहाँ कोई इंसान देखने की उम्मीद नहीं थी। मिनोटॉर धारा प्रवाह मंदारिन बोल रहा था, एक विशालकाय काले बैल पर बैठा हुआ था जो आकार में एक हाथी से मुकाबला कर सकता था, एक हाथ से एक विशालकाय दोधारी कुल्हाड़ी पकड़े हुए और लिनशेन की ओर एक अहंकारी भाव से इशारा करते हुए, मुझे बताओ कि तुम यहाँ कैसे पहुँचे और शायद मैं तुम्हारी जान बख्श दूँ। क्या होगा अगर मैं कहूँ कि मैं यहाँ का मूल निवासी हूँ, तो क्या तुम मेरी बात पर विश्वास करोगे? लिनशेन ने मन ही मन सोचा, मिनोटॉर के साथ बातचीत करना भी अच्छा हो सकता है, संभवतः कुछ उपयोगी जानकारी प्राप्त कर सकता है। शुरू में लिनशेन ने सोचा था कि केवल तियानशिन एलियन ही ग्रह में जाने का रास्ता जानता है, लेकिन ये पता चला कि अन्य एलियन भी अपना रास्ता खोज चुके थे। लिनशेन अब जानना चाहता था कि कितने अन्य एलियन यहाँ आए थे और क्या उनमें कोई और अधिक उन्नत और शक्तिशाली प्राणी था। मूल निवासी, इस ग्रह पर अभी भी मूल निवासी हैं। मिनोटॉर की आंखें, जो तांबे की घंटियों जितनी बड़ी थीं, अचानक चौड़ी हो गईं। क्या ये हो सकता है कि यह ग्रह लंबे समय से खोया हुआ मानव मात्र ग्रह है? मानव जाति का जन्मस्थान। लिनशेन ने तियानशिन से सीखा कि मानव मात्र ग्रह के लिए कोई टेलीपोर्टर अभी तक खोजा नहीं गया था, इसलिए अभी के लिए केवल मनुष्य ही जा सकते हैं और कोई भी एलियन मात्र ग्रह तक नहीं पहुंच सकता है। मिनोटॉर ने इस तरह से बात की, ये स्पष्ट रूप से लिनशेन के भ्रामक मार्गदर्शन के कारण था, जिसके कारण उसने मानव मात्र ग्रह के लिए दायरे के राजा ग्रह को गलत समझा। ये स्पष्ट था कि मिनोटॉर को नहीं पता था कि वह कहाँ टेलीपोर्ट हुआ था, जिससे लिनशेन को थोड़ी राहत मिली। हाँ, ये बहुत बढ़िया है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि टेलीपोर्टर वास्तव में मानव मात्र ग्रह तक ले जाएगा। ये शानदार है, बस शानदार है। मिनोटॉर की आंखें उसके हेलमेट के नीचे चमक उठीं जब उसने लिनशेन को देखा और कहा, मेरे सामने आने वाले पहले इंसान के रूप में मैं तुम्हें महान अल्ट्राबन जनजाति योद्धा ऑगस्टमैन का पहला गुलाम बनने की अनुमति देता हूँ। अब तुम अपने स्वामी के सामने घुटने टेक सकते हो। मिनोटॉर ऑगस्टमैन का अभिमानी व्यवहार ऐसा लग रहा था मानो उसका गुलाम बनना लिनशेन के लिए अविश्वसनीय भाग्य का झटका था। सम्मानित अल्ट्राबन जनजाति योद्धा, मुझे आश्चर्य है कि कितने महान योद्धा आए हैं। हम इंसान अल्ट्राबन जनजाति जैसी शक्तिशाली प्रजाति की बहुत प्रशंसा करते हैं। ऐसे कई इंसान हैं जो अल्ट्राबन जनजाति के गुलाम बनने की इच्छा रखते हैं। क्या हमें ये सम्मान मिला है? लिनशेन ने बकवास की, क्योंकि बकबक करने के खिलाफ कोई कानून नहीं था। लिनशेन की बातें सुनकर ऑगस्टमैन और भी अधिक आत्मसंतुष्ट हो गया, उसका थूथन लगभग आकाश की ओर इशारा कर रहा था। हर कोई हमारे अल्ट्राबन ट्राइब योद्धाओं का गुलाम बनने के योग्य नहीं है, यह उनकी योग्यता पर निर्भर करता है। उन्हें कम से कम स्टील लेवल का होना चाहिए, यही अंतिम बात है। अगर यह एक महिला मानव है और वह आकर्षक है, तो हम प्रतिबंधों को थोड़ा कम कर सकते हैं। आप मनुष्यों के पास कितने लोग हैं? ऑगस्टमैन ने लालच से पूछा, लिनशेन को घूरते हुए। बहुत से आकर्षक लोग हैं, हमारी आबादी शायद 1 अरब से कम है, लिनशेन ने लापरवाही से कहा। 1 अरब, ये बहुत कम नहीं है। इस बार पायनियर कोर 30,000 योद्धा हैं। कोर कमांडर और डिप्टी कोर कमांडर के लाभों के अलावा प्रत्येक योद्धा अभी भी काफ़ी मानव दासों को विभाजित कर सकता है। ऑगस्टमैन ने खुद से बड़बड़ाया, ऐसा लग रहा था कि वह कितने मानव दासों का दावा कर सकता है, उसकी आंखें चमक रही थीं। मानव, मुझे अपने शहर ले चलो, मैं कुछ मनुष्यों की वफादारी स्वीकार करने का सम्मान कर सकता हूँ, ऑगस्टमैन ने मांग की। आपकी दया और सहनशीलता के लिए धन्यवाद। आप जैसे महान योद्धा की अल्ट्राबनिंग कोर में भी बहुत महत्वपूर्ण उपस्थिति होनी चाहिए। ये देखकर कि ऑगस्टमैन का दिमाग बहुत तेज नहीं लग रहा था, लिनशेन ने उसकी चापलूसी करना जारी रखा। बेशक, ऑगस्टमैन थोड़ा अधीर हो रहा था और लिनशेन पर चिल्लाया, अब रास्ता दिखाओ। मैं रास्ता दिखाऊंगा, लेकिन जाने से पहले मुझे बस ये पुष्टि करने की ज़रूरत है कि क्या आप वास्तव में एक महान अल्ट्राबन ट्राइब योद्धा हैं। मनुष्य केवल सच्चे अल्ट्राबन ट्राइब योद्धाओं की सेवा करना चाहते हैं, लिनशेन ने कहा। बेशक, मैं हूँ। क्या आप नहीं बता सकते? ऑगस्टमैन ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। कृपया मनुष्यों के उतले ज्ञान को माफ़ करें, लिनशेन ने मुस्कुराते हुए कहा। आप इसकी पुष्टि कैसे करेंगे? ऑगस्टमैन ने अधीरता से लिनशेन को बीच में रोका। अगर तुम मुझे हरा सकते हो तो मैं तुम्हें एक सच्चे अल्ट्राबन ट्राइब योद्धा के रूप में स्वीकार करूंगा, लिनशेन ने दावा किया और अपने हाथ में भाले की तरह डेथ पाउडर उठाया।
इसमें इतनी मुश्किल क्या है? ऑगस्टमैन जोर से हंसा, अपना हाथ उठाया और लिन शेन को इशारा करते हुए कहा, तो चलो। अगर तुम मेरे एक वार से बच गए तो तुम मेरे पहले गुलाम बनोगे। मैं आ रहा हूं, लिन शेन ने अपने मुंह के कोने पर एक धूर्त मुस्कान के साथ कहा। उसके लिए एक निम्न श्रेणी के एलियन का सामना करना दुर्लभ था, जो उसकी वर्तमान ताकत का परीक्षण करने के लिए एकदम सही था। लोहे के सींग वाले घोड़े को बुलाने और उस पर सवार होने के बाद लिन शेन ने अपना भला उठाया और घास की ढलान से नीचे सरपट दौड़ा, सीधे घमंडी ऑगस्टमैन पर हमला किया। अध्याय 110 स्टील मैग्नेट। ऑगस्टमैन ने लिन शेन को लोहे के सींग वाले घोड़े पर सवार देखा और उसके चेहरे पर हंकारी भाव गहरा गया। एक बड़े काले बैल की पीठ पर स्थिर होकर बैठे और ऊपर से नीचे देखते हुए वह केवल लिन शेन के पास आने का इंतजार कर रहा था ताकि वह उसे एक कुल्हाड़ी से खत्म कर सके। अल्ट्रा बन जनजाति के लिए स्टील लेवल को बकवास माना जाता था। अल्ट्रा बन जनजाति के अधिकांश सदस्य स्टील लेवल पर पैदा हुए थे, जबकि उत्कृष्ट योग्यता वाले लोग अलॉय लेवल पर पैदा हुए थे। यदि अल्ट्रा बनिंग कबीले के लोगों का कोई वयस्क सदस्य अभी भी स्टील लेवल पर था, तो इसका मतलब अनिवार्य रूप से ये था कि वे समाज के सबसे निचले पायदान पर थे और उन्हें कचरा कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। ऑगस्टमैन के लिए एक साधारण स्टील लेवल का इंसान कचरा के अलावा कुछ नहीं था। लिन शेन को अपने घोड़े पर सवार होकर आते हुए देखकर ऑगस्टमैन ने धीरे से अपने हाथ में दोधारी कुल्हाड़ी उठाई। उसी समय एक और घास वाली ढलान पर कुछ और अल्ट्रा बनिंग कबीले के लोग उभरे, जिनमें से एक ने लाल रंग का टाइट फिटिंग सूट पहना हुआ था, जबकि अन्य ने ऑगस्टमैन की तरह काले रंग के कपड़े पहने थे। उपकप्तान, वह ऑगस्टमैन है। लगता है कि वह किसी इंसान से लड़ पड़ा है। यहाँ इंसान है। काले रंग के टाइट फिटिंग सूट में योद्धाओं में से एक ने दो विरोधियों को देखकर आश्चर्य से कहा। लाल टाइट फिटिंग सूट पहने और उपकप्तान कहलाने वाले ने हंसते हुए कहा, एक बेकार स्टील लेवल का इंसान। हम उसे पकड़कर पूछताछ करने के बाद ही इसका पता लगा पाएंगे। अल्ट्रा बन जनजाति के योद्धाओं के समूह ने मजाक किया और हंसे। लिन शेन को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन जब लिन शेन अपने लोहे के सींग वाले घोड़े पर सवार होकर ऑगस्टमैन की तरफ बढ़ा और अपना भाला फेंका, तो सभी के चेहरे बदल गए। भाला, जो कुछ अजीब लग रहा था, एक प्रेत की तरह लगा। ये तेज था, इतना तेज कि हर किसी को यह विश्वास करना मुश्किल था कि यह स्टील लेवल की गति थी। ऑगस्टमैन ने अपनी दोहरी धार वाली कुल्हाड़ी उठाने से पहले ही लाल रंग की एक चमक देखी और डेथ पाउडर पहले ही उसके गले में घुस चुका था, सीधे उसके आर पार। असंभव। दूसरी घास वाली ढलान पर योद्धाओं ने अविश्वास में अपनी आंखें चौड़ी कर ली, क्योंकि ऑगस्टमैन को स्टील लेवल के मानव ने भाले से मार डाला था। तो एलियंस ऐसे ही होते हैं, काफी कमजोर है न? लिन शेन को उम्मीद नहीं थी कि वह एक ही भाले के वार से ऑगस्टमैन को मार सकता है। उसके पास प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं था। उसने वास्तव में सोचा था कि ऑगस्टमैन उसके खिलाफ कुछ राउंड तक टिकेगा, फिर वह अपनी एंजल रिवॉल्वर निकालेगा और एक ही गोली से उसे मार देगा। हालांकि यह वास्तव में आश्चर्यजनक नहीं था। असीम शक्ति अनुबंध द्वारा प्रदान की गई शक्ति, बलिदान हेलो की वृद्धि, साथ ही सुपर बेस तात्कालिक गति और डेथ पाउडर के सुपर बेस आर्मर पियर्सिंग स्पाइक ने एक मिश्र धातु स्तर को मारना इतना मुश्किल नहीं बनाया, खासकर जब से ऑगस्टमैन इतना घमंडी था। लिन शेन ऑगस्टमैन के शरीर पर लूट को लूटना चाहता था, लेकिन फिर उसने दूसरी तरफ से गुस्से से भरी गालियां और दहाड़ें सुनी। अपना सिर घुमाकर उसने 8 मिनोटॉर को हमला करते देखा, जिनमें से अधिकांश क्रिस्टल बेस थे और अन्य 3 ऑगस्टमैन के समान मिश्र धातु स्तर के थे। वे सभी टाइट फिटिंग सूट पहने हुए थे, ज्यादातर काले, लेकिन एक लाल था। जैसे ही वे हमला करते थे, उनके शरीर से बेस म्यूटेशन सामग्री निकलती थी, जिससे उनके पूरे शरीर की रक्षा के लिए क्रिस्टल आधारित कारपेस बनता था। लिन शेन मुड़ा और भाग गया। हालांकि क्रिस्टल बेस की गति की तुलना में आयरन हॉर्न वाला घोड़ा बहुत धीमा था और कुछ क्रिस्टल बेस मिनोटॉर उसे पकड़ने वाले थे। आह आह! सामने खड़े 2 क्रिस्टल बेस मिनोटॉर अचानक पीड़ा में चिल्ला उठे। प्रत्येक के पैरों में एक म्यूटेटेड ब्लैक आर्मर्ड सेंटीपीड लिपटा हुआ था, जो उनके क्रिस्टल बेस कारपेस को भेद रहा था। लाल रंग के मिनोटॉर ने तुरंत प्रतिक्रिया की। उसने एक म्यूटेटेड ब्लैक आर्मर्ड सेंटीपीड को देखा जो उसके बगल में घास से बाहर निकला और हवा में उछल गया, बाल बाल उसके काटने से बच गया। लाल रंग के कपड़े पहने मिनोटॉर को हवा में उछलते देख लिन शेन ने अपनी बंदूक उठाई और गोली चलाने में संकोच नहीं किया। एक जोरदार धमाके के साथ एक पेट कैप्सूल हवा में एक सफेद जेड टाइगर में बदल गया और 44 की गति के त्वरण के तहत ये तुरंत लाल रंग के कपड़े पहने मिनोटॉर तक पहुंच गया। लाल रंग के कपड़े पहने मिनोटॉर, जो स्पष्ट रूप से औसत क्रिस्टल बेस से बहुत अधिक शक्तिशाली था, ने अपनी पीठ से लाल क्रिस्टल दोहरे ब्लेड वाली कुल्हाड़ी पकड़ी और हिंसक रूप से झपटते हुए सफेद जेड टाइगर पर वार किया। पंजे लाल क्रिस्टल दोहरे ब्लेड वाली कुल्हाड़ी से टकराए, जिससे भयंकर चिंगारी निकली और सफेद जेड टाइगर नीचे गिर गया। कई पंजे छिल गए। अन्य मिनोटॉर बहुत कम आशावादी स्थिति में थे। 2 क्रिस्टल बेस मिनोटॉर, जिनके कारपेस को उत्परिवर्तित काले बख्तरबंद सेंटीपीड ने छेद दिया था, अब जमीन पर दर्द से कराह रहे थे। बैकक्वोट।
उत्परिवर्तित काले बख्तरबंद सेंटीपीड का जहर बेहद शक्तिशाली था। हालांकि यह थोड़े समय में नहीं मारता था, लेकिन यह इतना भयानक दर्द देता था कि ज़्यादातर लोग इसे मुश्किल से सहन कर पाते थे, और एक बार जब यह असर करता था तो वे मूल रूप से सभी लड़ने की क्षमता खो देते थे। काला बख्तरबंद सेंटीपीड, जिसने लाल कपड़े पहने मिनोटॉर पर बिना सफलता के चुपके से हमला करने का प्रयास किया था, मुड़ा और अपने पंख फड़फड़ाते हुए दूसरे क्रिस्टल बेस मिनोटॉर पर झपटा। मिनोटॉर को काटने वाले 2 ब्लैक आर्मर्ड सेंटीपीड ने अन्य मिनोटॉर पर भी हमला किया, जिसमें से एक क्रिस्टल बेस मिनोटॉर अभी भी हमलावर ब्लैक आर्मर्ड सेंटीपीड को रोकने में सक्षम था। हालांकि शेष 3 अलॉय लेवल मिनोटॉर इतने भाग्यशाली नहीं थे। एक अन्य ब्लैक आर्मर्ड सेंटीपीड के हमले के तहत वे जल्दी से जमीन पर गिर गए, बुरी तरह से चिल्ला रहे थे। क्रिस्टल बेस मिनोटॉर की जीवन शक्ति की कमी के कारण वे जहर के आगे झुक गए और कुछ ही समय में मर गए। धमाका! लिन शेन ने एक और गोली चलाई और एक ब्लैक क्रिस्टल स्टोनमैन, जो 3 मीटर से अधिक लंबा था, लाल कपड़े पहने मिनोटॉर पर हमला किया और उसे घेरने के लिए व्हाइट ज़ेड टाइगर के साथ सेना में शामिल हो गया। लिन शेन ने झेंग गुयुआन से जो 5 म्यूटेटेड क्रिस्टल बेस लड़ाकू पालतू जानवर लिए थे, वे सभी तैनात थे, जबकि लिन शेन लड़ाई देखने के लिए एक तरफ खड़े थे। मिनोटॉर हैरान और क्रोधित दोनों थे। वे कैसे सोच सकते थे कि एक स्टील लेवल के इंसान के पास इतने सारे म्यूटेड क्रिस्टल बेस कॉम्बैट पैट्स होंगे, जो एक लीजन कमांडर के म्यूटेड पैच से भी ज्यादा होंगे। 2 बचे हुए क्रिस्टल बेस मिनोटॉर ने जल्दी से अपने पेट लॉन्चर निकाले और कुछ पालतू जानवरों को सही समय पर छोड़कर स्थिति को कुछ हद तक स्थिर करने में कामयाब रहे। 2 मिनोटॉर ने कुल 6 पालतू जानवरों को लॉन्च किया। सभी क्रिस्टल बेस थे, लेकिन उनमें कोई म्यूटेड वैरायटी नहीं थी। लाल कपड़े पहने मिनोटॉर ने भी अपना पेट लॉन्चर निकाला। व्हाइट ज़ेड टाइगर और ब्लैक क्रिस्टल स्टोनमैन के हमलों को रोकते हुए लगातार लॉन्च करते हुए 2 पालतू जानवर पैदा किए, दोनों क्रिस्टल बेस लेवल, एक म्यूटेड बिग रेड बुल और दूसरा एक साधारण ज़ेड आर्मर्ड वॉरियर। इतने सारे पालतू जानवरों के लड़ाई में शामिल होने से आखिरकार लड़ाई स्थिर हो गई। लाल कपड़े पहने मिनोटॉर विशेष रूप से शक्तिशाली था, जिसने ब्लैक क्रिस्टल स्टोनमैन को बार बार पीछे धकेला। उसका ब्लैक क्रिस्टल बॉडी रेड क्रिस्टल डुअल ब्लेडेड एक्स के झटकों से छिन्न भिन्न हो गया और गहराई से छिन्न भिन्न हो गया। अभी ऑगस्टमैन ने कहा कि उनकी सेना में 30,000 लोग हैं। लिन शेन ने अंदर से भौहें सिकुड़ी, उन्हें वेईवुफू से मुठभेड़ की चिंता थी। जब युद्ध क्षमता की बात आई तो लिन शेन को विश्वास नहीं हुआ कि उसी स्तर का एक मिनोटॉर युद्ध में वेईवुफू से मुकाबला कर सकता है। एक साधारण क्रिस्टल बेस के खिलाफ भी वेईवुफू के पास एक क्रॉस टियर चुनौती जीतने का मौका था। लेकिन अगर बहुत सारे मिनोटॉर होते तो वेईवुफू भी कोई सहारा नहीं होता। आखिरकार वह सिर्फ एक आदमी था, एक जोड़ी हाथ 4 का मुकाबला नहीं कर सकते। मानव, तुम्हें खून से भुगतान करना होगा। लाल कपड़े पहने मिनोटॉर ने विजयी होकर दहाड़ते हुए ब्लैक क्रिस्टल स्टोनमैन को जमीन पर गिरा दिया। व्हाइट ज़ेड टाइगर और उत्परिवर्तित बिग रेड बुल युद्ध में उलझे हुए थे और फिलहाल विजेता को पहचानना मुश्किल था। हालांकि व्हाइट ज़ेड टाइगर पहले ही लाल कपड़े पहने मिनोटॉर द्वारा घायल हो चुका था और उसकी हरकतें स्पष्ट रूप से प्रभावित थीं, जो पहले से ही नुकसान में थी। 3 उत्परिवर्तित ब्लैक आर्मर्ड सेंटीपीड अन्य 2 क्रिस्टल बेस मिनोटॉर और उनके क्रिस्टल बेस पालतू जानवरों से भिड़ गए, जो इस समय कोई प्रभावी कार्रवाई करने में असमर्थ थे, जो निश्चित रूप से लिन शेन के लिए प्रतिकूल था। ब्लैक क्रिस्टल स्टोनमैन को जमीन पर गिराने के बाद लाल पोशाक वाले मिनोटॉर ने मुड़कर लिन शेन की ओर हमला किया। अगर वह लिन शेन को खत्म कर सकता और उसका पालतू लांचर ले सकता तो वे पालतू जानवर उसकी आज्ञा के बिना ही गिर जाते। लाल पोशाक वाले मिनोटॉर को लंबे समय से लिन शेन के 5 उत्परिवर्तित क्रिस्टल बेस पालतू जानवरों की लालसा थी। वह उन सभी को अपने लिए दावा करना चाहता था। अन्यथा वह ब्लैक क्रिस्टल स्टोनमैन पर हमला करना जारी रखता, जो उसकी कुल्हाड़ी के नीचे ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाता। लिन शेन का भागने का कोई इरादा नहीं था। उसने अपने घोड़े को आगे बढ़ाया और सीधे लाल पोशाक वाले मिनोटॉर पर हमला किया। तुम मौत को दावत दे रहे हो। लाल कपड़े पहने मिनोटॉर को लिन शेन के सामने आने की हिम्मत देखकर और भी गुस्सा आ गया। वह खुद को बहुत अपमानित महसूस कर रहा था। लिन शेन की बंदूक तेज थी, लेकिन इसकी तुलना केवल मिश्र धातु स्तर के लोगों से की जा सकती थी। लाल कपड़े पहने मिनोटॉर के लिए ऐसी गति का उल्लेख करना मुश्किल था। हालांकि जैसे ही लिन शेन ने हमला किया, उसका स्टील का कवच तेजी से लाल हो गया। जल्द ही लाल गर्म लोहे की तरह चमकने लगा, जिससे एक ऐसी गर्मी निकल रही थी जो बेहद तीव्र लग रही थी। मर जाओ। लाल कपड़े पहने मिनोटॉर ने कोई ध्यान नहीं दिया। उसका विशाल आकार एक अकल्पनीय भयावह गति से फट पड़ा, जिसने ध्वनि अवरोध को तोड़ दिया। अपनी दोहरी ब्लेड वाली कुल्हाड़ी को ऊपर उठाकर वह हवा में उछला, लिन शेन पर एक भयंकर हमला किया, जो अभी भी घोड़े पर था। अपने लाल क्रिस्टल दोहरी ब्लेड वाली कुल्हाड़ी के एक तेज वार से सवार और उसके घोड़े दोनों को 2 भागों में विभाजित करने का प्रयास कर रहा था। लिन शेन ने अपने भाले से वार नहीं किया, बल्कि अपने बैकहैंड से एंजल रिवॉल्वर का ट्रिगर दबाया। लोहे के सींग वाले घोड़े से छलांग लगाते हुए उसने लाल कपड़े पहने मिनोटॉर के हवाई क्रोधित वार का और भी अधिक तेजी से सामना किया। उस नज़र से लिन शेन भी दंग रह गया।
गुफा बहुत गहरी नहीं थी, कोई भी एक नज़र से अंत तक देख सकता था। स्पष्ट रूप से वहां कोई रहता था, इस बात के संकेत थे। टेबल, कुर्सियां, स्टूल, बर्तन, धूपदान और बिस्तर पर बड़े करीने से तय किए हुए कंबल और कपड़े भी थे। हालांकि मोटी धूल ने सब कुछ ढक लिया था, जिससे पता चलता है कि वहां लंबे समय से कोई नहीं रहता था। उस वस्तु का आकार बहुत परिचित लगता है। लिनशेन ने टेबल पर कुछ ऐसा देखा जो ट्रांसपोर्ट घड़ी जैसा लग रहा था, वह भी धूल की मोटी परत से ढका हुआ था, जिससे कोई भी विवरण अस्पष्ट हो गया था।